वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम एक पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। ये पेपर हमारा जो है जेई का पेपर है। 20% एलडीसी कोटा इंजीनियरिंग मुंबई सेंट्रल कोटा। ये जो हमारा जो पेपर है मुंबई सेंट्रल का है। तो इसको हमको ज़रा आज एनालिसिस करना है, यानी कि वेस्टर्न रेलवे का ये पेपर है मुंबई सेंट्रल, यानी कि शायद वेस्टर्न रेलवे में आता ही है। वहाँ का एक पेपर एनालिसिस है। 27 अगस्त 2022 का ये पेपर है। ठीक है। तो हम जरा जो है इसको स्टार्ट करते हैं, इसका पेपर एनालिसिस। एक एक क्वेश्चन हम देखते चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। डैश बलास्ट इज नॉट स्क्रीन इन शैलो स्क्रीनिंग। शैलो स्क्रीनिंग में डैश बलास्ट यानी जहाँ पे कुछ बलास्ट दी गई है। क्रिप बलास्ट, शोल्डर बलास्ट, कुशन बलास्ट एंड नन ऑफ द अबव। डैश बलास्ट इज नॉट स्क्रीन इन शैलो स्क्रीनिंग। ठीक है। इसका आंसर है दोस्तों हमारा कुशन बलास। यहाँ पे देखो, मुझे रैंडमली पेपर मिला हुआ, उसके अंदर ऑप्शन टिक किया हुआ। इट कैन बी करेक्ट, इट कैन बी इनकरेक्ट, डिपेंड्स। ठीक है। इत्तेफाक से यहाँ पर आंसर सही है। आंसर इसका सही है कि इसका कुशन बलास्ट इज नॉट स्क्रीन इन शैलो स्क्रीनिंग। मैं आपको यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट जरा बताता चलूँ जरा। थोड़ा सा मैं आपको ना बेसिक कॉन्सेप्ट बताता चलूँ ताकि ये लॉजिक से क्लियर हो जाए। लॉजिक से चीज़ें क्लियर हो जाए, इसके लिए हम जो है जरा ले लेते हैं कि ये जैसे हमारी समझो कुछ स्लीपरें हैं। हाँ। अब शैलो स्क्रीनिंग की बात चल रही है। शैलो स्क्रीनिंग की बात चल रही, तो हमारा जो है चैप्टर नंबर 6 के अंदर शैलो स्क्रीनिंग वगैरह आपको मिलेगा, मेंटेनेंस का जो चैप्टर है उसके अंदर। तो शैलो स्क्रीनिंग में हम लोग करते क्या हैं? शैलो स्क्रीनिंग के अंदर हम लोग करते क्या हैं? शैलो स्क्रीनिंग में हम लोग ये जो पोर्शन होता है ना हमारा, दो स्लीपरों के बीच का, दो स्लीपरों के बीच का जो ब्लास्ट होता है ना, इसकी स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है। तो यहाँ मकसद क्या होता है? मकसद इसका क्या होता है? इसका मकसद बेसिकली सिर्फ एक ही मकसद होता है। और वो मकसद ये है, और उसका मकसद क्या है कि भाई ड्रेनेज। नॉर्मली शैलो स्क्रीनिंग हम मॉनसून के पहले करते हैं। तो ड्रेनेज इम्प्रूवमेंट एक हमारा जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हुआ करता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? शैलो स्क्रीनिंग जब हम करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए, ये आपकी ये जो है ना दो स्लीपर के बीच की बला, तो यहाँ पे जो ये पोर्शन भी आपका आ जाएगा, शोल्डर भी आ जाएगा कुछ हिस्से तक, और साथ ही साथ में आपके क्रिप बलास्ट भी। ठीक है। इसके अंदर स्ट्रिक्टली हमारा मैनुअल कहता है कि जो स्लीपर के बिल्कुल नीचे जो बलास्ट होती है उसको हमको डिस्टर्ब नहीं करना है। स्लीपर के नीचे तक जाते जरूर है लेकिन क्रिप पोर्शन में हम जाते हैं। तो क्रिप पोर्शन की स्क्रीनिंग होती है, साथ में शोल्डर की भी होती है। सिर्फ ये जो कुशन बलास्ट होता है जो इमीडिएटली स्लीपर के नीचे होता है उसकी स्क्रीनिंग नहीं होती है। आप यहाँ पे रेफरेंस देखिए, IRPWM का पैरा 609 सिस्टमेटिक ओवरहॉलिंग। इसके अंदर जो है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है। तो उसमें पहला ही पार्ट है हमारा शैलो स्क्रीनिंग एंड मेकिंग अप ऑफ बलास्ट। पहला ही पॉइंट उसके अंदर क्या है? शैलो स्क्रीनिंग एंड मेकिंग अप ऑफ बलास्ट। ठीक है। तो इसी को हम लोग जरा देखते हैं इसके अंदर ही जरा सा जाके। फॉर गुड ड्रेनेज पीरियोडिकल स्क्रीनिंग ऑफ बलास्ट इज एसेंशियल इन केस ऑफ मैनुअल ओवरहॉलिंग। In case of manual overhauling, the crib ballast in the shoulders should be opened out to a depth of 75 to 100 mm below the bottom of sleepers, sloping from the center towards sleeper end. The ballast in the shoulders opposite to the crib as well as between the sleeper is removed to the full depth. ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या निकालने की बात हुई? देखो, ये जो मैंने अभी मार्क किया, ये कहा ना आपको, ये गौर करने की चीज है। द ballast in the shoulders opposite to the crib as well as between the sleepers is removed to the full depth. ठीक है ना? और यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, केयर शुड बी टेकन टू सी दैट द पैकिंग अंडर द स्लीपर्स इज नॉट डिस्टर्ब। है कि नहीं? केयर शुड बी टेकन टू सी दैट द पैकिंग अंडर द स्लीपर्स इज नॉट डिस्टर्ब। यहाँ क्लियरली कहा जा रहा है कि जो है आपके जो है क्रिब बलास को निकालना है, शोल्डर भी जो निकालना ऑपोजिट टू द क्रिब उसको भी निकालना है। यहाँ उन्होंने कह ही दिया इस बात को। है कि नहीं? अब बचा था हमारा जो है कुशन बलास। तो यहाँ क्लियरली मेंशन किया, केयर शुड बी टेकन टू सी दैट पैकिंग अंडर द स्लीपर्स इज नॉट डिस्टर्ब। तो नॉट डिस्टर्ब यानी कि कुशन बलास्ट। तो कुशन बलास्ट यहाँ पर नहीं डिस्टर्ब करना है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आपको रेफरेंस मिल गया, पैरा 609.2। पैरा 609.2 इसका रेफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, डीप स्क्रीनिंग ऑफ प्लेन ट्रैक इज कैरिड आउट वंस इन डैश ईयर्स।
दोस्तों ये पेपर भले 2022 का है, ये पेपर भले ही 2022 का है, लेकिन इसमें जो ये यहाँ पे रेफरेंसेस दिए गए हैं ना, इसमें से एक भी आंसर नहीं है। अभी के हिसाब से अगर हम बात करें, आज हम जब एनालिसिस करने बैठे हैं, तो इसमें से एक भी आंसर सही नहीं है। पहले हमारे मैनुअल के अंदर ये हुआ करता था, करेक्शन स्लिप नंबर 2 आई गेस आने के पहले, कि भाई डीप स्किनिंग ऑफ ट्रैक के अंदर ना एक पॉइंट था, बहुत सारे क्राइटेरिया थे उसके, उसके अंदर से एक पॉइंट ये था कि 500 जीएमटी और 10 इयर्स विच एवर इज अर्लियर, 500 जीएमटी और 10 इयर्स विच एवर इज अर्लियर, एक क्राइटेरिया था। यानी 500 जीएमटी या 10 साल, जो भी परिस्थिति पहले आ जाती है वो डीप स्किनिंग की क्राइटेरिया हुआ करती थी। लेकिन अभी हमारे मैनुअल ने इसको निकाल दिया है, अब ये आपको मैनुअल में नहीं मिलने वाला है। अगर आप एग्जाम की बात करें तो इन ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये जो टिक किया गया ठीक है, उस हिसाब से ठीक है, इन ऑप्शंस के हिसाब से ठीक है, लेकिन टू बी स्पेसिफिक इसमें से एक भी आंसर सही नहीं है। तो अभी आपके हिसाब से डीप स्किनिंग ऑफ प्लेन ट्रैक क्या होगा, ये जरा मैं आपको रेफरेंस दिखाता हूँ मैनुअल से। ये देखिए दोस्तों, हमारा आईआरपीडब्ल्यूएम का चैप्टर 6 पैरा 636, डीप स्क्रीनिंग ऑफ बलास्ट। ठीक है, इसमें पॉइंट नंबर 1 तो जनरल है, इस पे हम नहीं जाएंगे, पॉइंट नंबर 2 पे जाएंगे इसके, 636 के पॉइंट नंबर 2 पे, क्राइटेरिया फॉर डीप स्क्रीनिंग। जैसे मैंने आपको कहा ना, करेक्ट एग्जैक्टली, करेक्शन स्लिप नंबर 2 के हिसाब से ही है ना, मैंने कहा था ना शायद करेक्शन स्लिप नंबर 2, तो करेक्शन स्लिप नंबर 2 के हिसाब से इसके अंदर रिवीजन हुआ है। तो डीप स्किनिंग ऑफ जो ट्रैक है, इसमें क्राइटेरिया क्या क्या है, इसको जरा सा हम रफली पढ़ लेते हैं। डीप स्किनिंग करने के लिए कब कब डीप स्किनिंग की जाए, मैंने क्वेश्चन समझ गए आप, कि डीप स्किनिंग कब कब की जाएगी, किन किन परिस्थितियों में की जाएगी। तो पहले तो कह दिया प्रायर टू सीटीआर, प्रायर टू टीएसआर, यानी कि कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल या थ्रू स्लीपर रिन्यूअल। दूसरा, वेयर केकिंग ऑफ बलास्ट हैज रिजल्टेड इन अनसेटिस्फैक्टरी राइडिंग, यानी कि इतना बलास्ट इतना केक्ड अप हो चुका है कि अनसेटिस्फैक्टरी राइडिंग हो रही है, रफ राइडिंग हो रही है, यानी कि उसको सफिशिएंट कुशन नहीं मिल रहा, इतनी केकिंग हो गई है तब, यानी ये कंडीशन बेसिस पे हो गया ये पॉइंट। तो अगला क्या कहा है, अपग्रेडेशन ऑफ ट्रैक की बात चल रही है। अगला क्या है, अपग्रेडेशन ऑफ ट्रैक बिफोर कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग ट्रैक, दैट इज फिश प्लेटेड है अगर, तो फिश प्लेटेड से एसडब्ल्यूआर कर रहे हैं, या एसडब्ल्यूआर है तो एसडब्ल्यूआर से एलडब्ल्यूआर या सीडब्ल्यूआर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। तो यानी कि अपग्रेडेशन ऑफ ट्रैक, यानी ट्रैक स्ट्रक्चर को अपग्रेड अपग्रेड कर रहे हैं, फिश प्लेटेड तो एसडब्ल्यूआर कर रहे हैं या एसडब्ल्यूआर से एलडब्ल्यूआर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी क्या करना है, डीप स्किनिंग करना है। ठीक है, सॉरी फिश प्लेटेड और एसडब्ल्यूआर, आई एम सॉरी, हाँ, फिश प्लेटेड ट्रैक है या एसडब्ल्यूआर है, इनको अगर एलडब्ल्यूआर में कन्वर्ट करना है, तब हम लोगों को जो क्या करना है, डी स्किनिंग करना है कि नहीं। इसमें एक कह दिया अनलेस द ब्लास्ट वाज स्क्रीन्ड इन रीसेंट पास्ट, यानी अगर बहुत करीब समय में अगर डीप स्किनिंग हुई है तो नहीं करेंगे, अगर हुआ है तो नहीं करेंगे, नहीं हुआ है तो करना है। ठीक है, और इसके बाद में जहां जो पॉइंट था वो जो निकाल दिया गया, यहाँ पे जो बदली कर दिया गया वो मैं आपको बता दूं, वो यहाँ पर इस तरीके से है, डीप स्क्रीनिंग ऑफ ट्रैक शैल बी कैरिड आउट। अब इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया है, प्लेन ट्रैक ऑन मेन लाइन, और प्लेन ट्रैक ऑन मेन लाइन और फॉर टर्नआउट ऑन मेन लाइन, इस तरीके से अब जो है ना करेक्शन यहाँ पर आई है। यहाँ पहले क्या था, मैंने आपको बताया कि 500 जीएमटी और 10 इयर्स विच एवर इज अर्लियर, यानी 500 जीएमटी की ट्रैफिक पास हो गई है या 10 साल का समय बीत चुका है कि नहीं, ट्रैक बिछाकर, या लास्ट डी स्क्रीनिंग से 10 साल हो चुका है, एक ही बात है। तो इनमें से जो परिस्थिति पहले आती थी तो हम डीप स्क्रीनिंग करते थे, लेकिन अभी हमारा मैनुअल बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है। अभी हमारा मैनुअल बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है। क्या प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है हमारा मैनुअल, कि मैनुअल देखता है कंडीशन बेसिस पे। भाई अगर सपोज कोई लाइन है, उसको बिछा दिया गया और उधर पे गाड़ी चली नहीं रही है, कई बार क्या होता है कि लाइन का कमीशनिंग होने में कई टाइम लग जाता है, पॉलिटिकल रीजन से, बहुत सारे, हमारे यहाँ पर एक लाइन ऐसी है, करीब 12-15 साल हो गया था उस लाइन को बिछाकर, गवर्नमेंट बदल गई, वो प्रोजेक्ट को उन्होंने होल्ड पे रख दिया। आज जब वो लाइन चालू हुई तो करीब 14-15 साल हो चुका है, एक ट्रेन वहां से नहीं पास हुई है कि नहीं। लेकिन क्या है, क्योंकि क्राइटेरिया में 10 साल पूरा हो गया ना भाई,
तो डीप स्क्रीनिंग करना है उस नॉर्म के हिसाब से। तो अदरवाइज अंदर सब कुछ ठीक है, शैलो स्क्रीनिंग आप कर दो, सब कुछ फर्स्ट क्लास। या दूसरा 500 जीएमटी का क्राइटेरिया भी था। अब हमारा मैनुअल क्या कहता है भाई, कंडीशन बेसिस पे करें। क्या है, दिस इज वेरी मच प्रैक्टिकल एंड बहुत अच्छा अप्रोच है ये। डीप स्क्रीनिंग ऑफ ट्रैक शैल बी कैरिड आउट फॉर प्लेन ट्रैक ऑन मेन लाइन। अब इसके अंदर उन्होंने रूट के स्पीड के हिसाब से फर्दर क्लासिफिकेशन कर दिया है। क्या कहा, इफ द क्लीन बलास्ट कुशन इज लेस देन 200 mm फॉर सेक्शंस हैविंग सेक्शनल स्पीड 130 kmph एंड अबव, यानी कि जिन सेक्शनों में स्पीड 130 kmph है उससे ज्यादा, यानी कि अगर इसको मैं ऐसा बात करूं तो ए और बी रूट ए और बी बोल सकते हैं अपन इसको। स्पीड 130 कहां पर है, बी में है। 130 से अबव कहां पर है, ए में है ना, अप टू 130 एंड अप टू 160, यही है ना। तो ये क्या कहा है इसको हम लोगों ने, इन्होंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा कि अप टू 130 की बात हुई ना, इसलिए उन्होंने स्पीड लिख दिया। क्लीन बलास कुशन जहां पर 200 mm या 200 mm, जहां पर दो क्लीन बलास कुशन 200 mm से कम हो गया, अगर 130 kmph या उससे अबो का सेक्शनल स्पीड होगा जिस रूट का, वहां 200 mm से अगर कम क्लीन बलास कुशन हो जाए तो हमको क्या करना है, डीप स्क्रीनिंग करना है। इसी तरीके से दूसरे जो सेक्शन बचे, दूसरे जो सेक्शन है वहां पर क्लीन बलास क्वेश्चन जब 150 mm से कम हो जाए, वहां पर क्या था 200 mm से कम या 150 mm से कम हो जाए, तब हम लोग डीप स्क्रीनिंग को जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये क्राइटेरिया है हमारी डीप स्क्रीनिंग की। ठीक है, और अगला है टर्नआउट ऑन मेन लाइन। मेन लाइन पे टर्नआउट है इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्पीड रूट, सेक्शनल स्पीड कुछ भी होने दो, यहां पर कुछ भी नहीं किया, मेन लाइन पर कोई टर्नआउट है तो वहां क्या है, इफ द क्लीन बलास्ट कुशन इज लेस देन 200 mm, क्लीन बलास्ट कुशन 200 mm से कम हो गया, तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, डीप स्क्रीनिंग करने को जाएंगे। अब का ये इंस्ट्रक्शन है, ये आप लोग ध्यान में रखें। यानी कि अब जो बात हो रही है मेन लाइन के लिए, इधर पे तीन क्राइटेरिया हो गई है। मेन लाइन प्लेन ट्रैक में दो स्पीड बैंड के हिसाब से होगा, 130 एंड अबव। जब बलास क्लीन बलास क्वेश्चन 200 एम से कम होता है तो डीप स्क्रीनिंग को जाएंगे। और जहां पर स्पीड 130 से कम की सेक्शन है वहां 150 एम से कम हो जाएगा तो क्लीन बलास क्वेश्चन, यानी कि 150 एम से कम क्लीन बलास क्वेश्चन होगा तो डीप स्क्रीनिंग को जाएंगे। मेन लाइन में अगर कोई टर्नआउट है तो वहां पर 200 एम से कम जब क्लीन बलास क्वेश्चन होगा तो हम डीप स्क्रीनिंग को जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट अब तक वैसा ही का वैसा है, नीचे जो अभी मैं मार्क कर रहा हूं। लूप लाइन के बारे में देर इज नो चेंज, ऑल द लूप लाइन शुड बी डीप स्क्रीन वंस इन 15 years, कितना, 15 साल में एक बार। कोई भी लूप लाइन हो 15 साल में एक बार उसकी डीप स्क्रीनिंग करनी है। तो ये क्राइटेरिया चेंज नहीं हुआ है, इसलिए मैंने कहा कि वो एक भी आंसर वहां पर सही नहीं है। तो इस वजह से अब यहाँ पर ये जो मैंने इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं ठहराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम चले जाते हैं। The curve is measured with versine to an accuracy of dash mm. The curve is measured with versine to an accuracy of dash mm. ऑप्शन दिया है 1 mm, 2 mm, 3 mm एंड 4 mm। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको चैप्टर नंबर 4 में लेकर जाऊंगा मैनुअल के, जहां पर कर्व के बारे में बात होती है। देखिए ये हम लोग जो है चैप्टर नंबर 4 कर्व्स जो है आईआरपीडब्ल्यू का, इसमें हम आए हैं। इसके अंदर रेडियस डिटरमाइन करना इन सब के बारे में दिया है। और वर्साइन के बारे में भी यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है, वर्साइन की यूनिट मिलीमीटर्स में हो ये बता दिया है। फॉर मेजरिंग वर्साइन ऑफ अ कर्व 20 मीटर ओवरलैपिंग कॉर्ड शुड नॉर्मली बी यूज्ड स्टेशन एट 10 मीटर इंटरवल फॉर चेकिंग द रेडियस ऑफ टर्नआउट एंड टर्न इन कर्व्स। ओवरलैपिंग कॉर्ड ऑफ 6 मीटर शुड बी यूज्ड एंड वर्साइन मेजरिंग स्टेशन शुड बी लोकेटेड एट एवरी 3 meters। Versine is obtained by stretching of fishing or nylon cord or wire stretch between the end of cord length decided upon and the measuring distance between the cord wire and gauge wire at the middle of the cord. Care should be taken that the cord or wire is applied to the side of the head of the rail at the gauge point। यहाँ कहीं पर भी लीस्ट काउंट की बात नहीं की है, लेकिन ये जो है हमारा जो है हम लोग जो है वर्साइन हम लोग जो लेते हैं, वो हमारा उसका लीस्ट काउंट जो होता है, जो वर्साइन की जो हम लोग जो स्केल हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, डोरी बांधते हैं हम लोग जिसको हेम कॉर्ड भी बोलते हैं ना, वो बांधा आपने, उसके बाद जब आप मेजर करते हैं जो स्केल से, उसका लीस्ट काउंट 1 mm होता है। तो 1 mm इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है ना, 1 mm इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ऑन कर्व्स डैश रेल इज टेकन एज रेफरेंस फॉर लॉन्जिट्यूडनल लेवल। ऑन कर्व्स
डैश रेल इज टेकन एज रेफरेंस फॉर लॉन्जिट्यूडनल लेवल। देखिए दोस्तों, इसका रेफरेंस मिल गया हमको। द कर्व इज मेजर्ड विद वर्साइन टू एन एक्यूरेसी ऑफ डैश mm। 1 2 3 4 हमने कहा था मिल नहीं रहा, लेकिन ये हमें मिल गया लकीली। इसका आंसर पैरा 419, चैप्टर नंबर 4, पैरा 419 के अंदर जरा गौर से पढ़ेंगे तो इसके अंदर इसका रेफरेंस मिलता है आपको। कहाँ गया ये देखिए, पॉइंट ई, 2E, पैरा 419 पॉइंट नंबर 2E के अंदर देखें, यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है किस तरीके से वर्साइन लेंगे। विद अ फिशिंग कॉर्ड और वायर स्ट्रेच्ड आउट ओवर द फुल लेंथ ऑफ द कॉर्ड, द वर्साइंस आर मेजर्ड टू 1 mm accuracy serially at each station from one end of the curve to the other, with the rule held normal to the line and recorded। तो हमें आंसर चाहिए था, तो आंसर हमें मिल गया। क्या है, एक्यूरेसी कितनी है, 1 mm की है। तो परफेक्ट हमको इसका आंसर मिल गया 1 mm, पैरा 419 पॉइंट नंबर 2E। पॉइंट नंबर 2E के अंदर आपको इसका रेफरेंस मिल गया क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसका 1 mm आंसर हमें मिल गया, ऑथेंटिसिटी हो गया ये। नेक्स्ट इज ऑन कर्व्स डैश रेल इज टेकन एज रेफरेंस फॉर लॉन्जिट्यूडनल लेवल। लॉन्जिट्यूडनल लेवल के लिए कौन सी रेल को हम लोग रेफरेंस लेंगे कर्व पर? ठीक है, ये भी आपको चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा। तो पैरा 401 के अंदर ही आपको ये मिल जाएगा, ठीक है नहीं, पैरा 401 402 सॉरी, रेफरेंस रेल फॉर लेवल। यहाँ पर ये लॉन्जिट्यूडनल लेवल की बात चल रही है। द लेवल ऑफ इनर रेल ऑफ एनी कर्व इज टेकन एज रेफरेंस लेवल। द लेवल ऑफ इनर रेल ऑफ एनी कर्व इज टेकन एज रेफरेंस लेवल। द सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड बाय रेजिंग द आउटर रेल। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है, इनर रेल। इनर रेल इसका रेफरेंस हो गया, ठीक है, इनर रेल इसका रेफरेंस हो गया। तो लॉन्जिट्यूडनल लेवल के अंदर जो लेवल हमको लगेगा वो इनर रेल का लेवल लगेगा, ठीक है, इनर रेल। ठीक है, तो पैरा 402 के अंदर आपको इसका आंसर मिल गया। रिवर्स कर्व के लिए जरा सा उसके अंदर जो है ना कंडीशन जरा अलग है, पैरा 406 पॉइंट नंबर 3 में दिया है। क्योंकि रिवर्स कर्व में क्या होता है, एक हद तक एक रेल इनर होती है, बाद में जाके वो आउटर हो जाती है, जो आउटर थी इनर हो जाती है। उसके लिए अलग उन्होंने दिया हुआ है, वो हम लोग अभी नहीं डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा था तो क्या है, ऑन कर्व्स इनर रेल इज टेकन एज रेफरेंस रेल फॉर लॉन्जिट्यूडिनल लेवल, एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस इनर रेल आउटर रेल को हम लोग कैंट देते हैं। ठीक है ना, इस इनर रेल के रेफरेंस से हम लोग आउटर रेल को कैंट प्रोवाइड करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, the SSC Pway or JE Pway should inspect the entire section in his charge by push trolley at least dash in a fortnight systematically। यानी PWI, SSC या JE Pway, यहाँ पर उन्होंने लेकिन ये नहीं कहा कि इंचार्ज वगैरह। लेकिन एक चीज यहाँ देख के समझ में आ रहा है, जब SSC Pway JE Pway दोनों का है तो ये इंचार्ज की बात नहीं होगी, यानी अदर देन इंचार्ज की यहाँ पर बात हो रही है कि नहीं, अदर देन इंचार्ज की यहाँ पे बात हो सकती है। तो दे शुड इंस्पेक्ट द एंटायर सेक्शन इन हिज चार बाय पुश ट्रॉली एटलीस्ट डैश इन अ फोर्टनाइट सिस्टमेटिकली, वंस ट्वाइस डेली, नन। ठीक है, तो हम लोग ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमको टेबल 1B या 1C में मिलेगा ये। ठीक है, 1C में मिलना चाहिए जहां तक मैं समझ रहा हूँ। लेट मी चेक। देखिए क्वेश्चन में चीजें क्लियर नहीं है कि कौन से PWI की बात हो रही है, इंचार्ज या सेक्शनल या अदर देन इंचार्ज, अदर देन इंचार्ज सेक्शनल, किन की बात हो रही है मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ कहा है कि SSC Pway JE Pway शुड इंस्पेक्ट द एंटायर सेक्शन इन हिज चार्ज बाय पुश ट्रॉली एटलीस्ट डैश इन अ फोर्टनाइट सिस्टमेटिकली, तो वंस ट्वाइस डेली, नन। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं IRPW में लेकर अगर आप जाता हूं तो टेबल 1 भी इंचार्ज PWI और सेक्शनल PWI के बारे में बात करता है। इसके अंदर पुश ट्रॉली का जिक्र है, इसके अंदर पुश ट्रॉली का जिक्र किया गया है। ठीक है, अब इसके हिसाब से फुट इंस्पेक्शन और पुश ट्रॉली इंस्पेक्शन है, तो इसको भी अभी अदर रूट वाइज इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो रूट्स हैविंग स्पीड अबव 110 एंड मल्टीपल लाइन, SSCP वे इंचार्ज को वंस इन 2 मंथ्स करना है, और JPWI को, JSSCP वे सेक्शनल को, नहीं JSSCP वे सेक्शनल को, उसको क्या लिखा है, वंस इन अ फोर्टनाइट बाय फुट इंस्पेक्शन। तो अप्रोप्रिएट आंसर तो यही मिल रहा है, JSSCP वे सेक्शनल एंटायर सेक्शन इंक्लूडिंग लूप लाइंस एंड यार्ड वंस इन अ फोर्टनाइट, क्योंकि क्वेश्चन फोर्टनाइट बाय बाय डिफॉल्ट दिया है, तो वंस ट्वाइस पूछा है, तो इसका आंसर वंस है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, वंस इन अ फोर्टनाइट। ठीक है, एक चीज यहाँ पे मैं आपको और एक बता दूं,
आपको यहाँ पर एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पर अगर सेक्शनल पीडब्ल्यूआई है, इंचार्ज की पीरियोडिसिटी लिखी है, सेक्शनल की भी लिखी है, ठीक है। लेकिन ये जो पोस्ट वाली इंस्पेक्शन है ना, एक और हमारे पास टेबल है, अदर देन सेक्शनल, दिखाता हूं मैं आपको। अगला चैप्टर है हमारा अदर देन सेक्शनल और इंचार्ज। वहां जो पीडब्ल्यूआई है ना, टेबल 1 से आप देखें, इसके अंदर पोस्ट वाली इंस्पेक्शन है ही नहीं। सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूं, अगर अदर देन इंचार्ज या सेक्शनल पूछा जाए ना, तो वहां पर पुश ट्रॉली इंस्पेक्शन हो उनको है ही नहीं, उनको सिर्फ फुट इंस्पेक्शन है। पुश ट्रॉली कौन करेंगे? एएन करेंगे, इंचार्ज करेंगे और सेक्शनल पीडब्ल्यूआई करेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने देख लिया आंसर हमारा क्या है। हिंट मिल रहा था ना क्वेश्चन के अंदर कि भाई फोर्टनाइट, फोर्टनाइट यानी 15 दिन, तो वो कितना है? वंस इन अ फोर्टनाइट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इसका आंसर है वंस इन अ फोर्टनाइट, ठीक है। नेक्स्ट, जेई पीवे शुड कवर हिज सेक्शन वंस इन डैश बाय ट्रेन एंड चेक नाइट पेट्रोलिंग। यहाँ पे क्या कहा है? जेई पीवे शुड कवर हिज सेक्शन वंस इन अ वीक, इन अ फोर्टनाइट, इन अ मंथ और एनुअली बाय ट्रेन एंड चेक नाइट पेट्रोलिंग, यानी कि कितने दिनों में एक बार वो ट्रेन से नाइट पेट्रोलिंग को चेक करे, ठीक है। वापस से हम लोग यहीं पर आ जाते हैं, नाइट पेट्रोलिंग की बात चल रही है। नाइट इंस्पेक्शन उन्होंने किसके लिए कहा? जेई पीवे के लिए कहा है। तो यहाँ पर तो लिखा है वंस इन अ मंथ बाय एसएससी पीवे इंचार्ज। और यहाँ पर मॉनसून तो नहीं, नाइट इंस्पेक्शन की बात है ना, मॉनसून की तो बात नहीं हुई है। नाइट फुट प्लेट, यस, नाइट फुट प्लेट इंस्पेक्शन ना। तो वंस इन अ मंथ बाय एसएससीपीवे इंचार्ज एंड जेई सेक्शनल, वंस इन अ मंथ बाय एसएससीपीवे इंचार्ज एंड जेई एसएससीपीवे सेक्शनल टू चेक अलर्टनेस ऑफ गेटमैन सो एंड सो, या टाइमिंग वगैरह भी दिया है। तो ये जो है हमारा जो है वंस इन अ मंथ बाय इंचार्ज लिखा है, लेकिन कैसा है? रोटेशन पे है ना, वंस इन अ मंथ बाय एसएससीपीवे इंचार्ज एंड जेई एसएससीपीवे, महीने में एक बार करना है, महीने में एक बार करना है, ठीक है। अब यहाँ पर बाय रोटेशन टर्म नहीं है, यहाँ पे टर्म बाय रोटेशन नहीं है, यानी कि वंस इन अ मंथ बाय एसएससीपी वे इंचार्ज एंड जे एसएससीपी सेक्शनल। तो रोटेशन टर्म होता तो हम ये समझते थे कि एक इंचार्ज करे और एक सेक्शनल करे, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर ऐसा मेंशन नहीं है, तो इस हिसाब से तो आंसर हमारा, अगर रोटेशन टर्म नहीं है तो आंसर इसका 1 मंथ ही आएगा। इसका आंसर अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट, आंसर इसका 1 मंथ होगा। क्या होगा इसका आंसर? 1 मंथ होना चाहिए, फोर्टनाइट ना होते 1 मंथ, क्योंकि रोटेशन लिखा होता था तो हम कहते थे कि, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो जेईएसएससी शुड कवर इस सेक्शन वंस इन फोर्टनाइट या मंथ, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे उन्होंने ये टर्म नहीं यूज किया रोटेशन, जैसे कई जगह वो रोटेशन यूज करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जरा, देखिए 1 मिनट। इसी में कहीं पर इन रोटेशन लिखा होगा, कुछ कुछ चीजों में ऑन रोटेशन दिया है। कहीं पे तो है। देखिए ये वाला, देखिए LWR SEJ का इंस्पेक्शन देखो, वंस इन अ फोर्टनाइट ड्यूरिंग हॉटेस्ट एंड 2 कोल्डेस्ट मंथ्स ऑन रोटेशन बाय एसएससीपी वे इंचार्ज एंड जेई। अगर ऑन रोटेशन लिखा रहेगा ना, तो क्या होता है कि एक बार इंचार्ज करे, एक बार सेक्शनल करे, ठीक है ना। यानी कि उस असेट का इंस्पेक्शन 15 दिन में होगा, लेकिन इनकी बारी कब आएगी भाई? पीडब्ल्यूआई इंचार्ज की बारी 1 महीने में आएगी ना। जैसे 1 तारीख को इंचार्ज ने किया तो 15 तारीख को सेक्शनल करेगा, फिर अगले 1 तारीख को इंचार्ज, वो होता है रोटेशन। यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि ऑन रोटेशन, है कि नहीं। यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, तो इसकी वजह से इसका आंसर वंस इन अ मंथ होगा। इसके लिए इसका आंसर वंस इन अ मंथ होगा। हम जरा टेबल 1C में भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। टेबल 1C हमारा जो है ना, उसमें भी जरा हम कंफर्म कर लेते हैं कि यहाँ पर भी इस तरीके का इंस्पेक्शन दिया गया है क्या। यहाँ नहीं दिया, यहाँ सीधे कह दिया है कि एज पर हायर अथॉरिटी। तो ये
वहाँ सेक्शनल पीडब्ल्यूआई के बारे में ही बात थी, तो आंसर हमारा 1 मंथ होगा। आंसर हमारा क्या होगा? 1 मंथ होगा। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, मंथ, 1 मंथ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 मंथ होगा, इंस्टीड ऑफ फोर्ट नाइट नहीं होगा ये, 1 मंथ होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। द स्लीपर शाल बी लेड एंड मेंटेन टू डैश टू द रेस ऑन स्ट्रेट ट्रैक। स्लीपरें जो होती है रेल के, विथ रिस्पेक्ट टू रेल, स्ट्रेट ट्रैक पे कैसी हो? रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, रेडियल हो, या नन हो? स्ट्रेट ट्रैक के बारे में यहाँ बात हो रही है, स्ट्रेट ट्रैक के बारे में यहाँ पर बात है। तो स्लीपर शाल बी लेड एंड मेंटेन रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, रेडियल और नन। तो ये हमारे पास मतलब हमसे ये पूछा गया है, तो इसका रेफरेंस हम देख, इसका आंसर तो आप जानते हैं कि स्क्वायर होगा, परपेंडिकुलर होता है। इसका रेफरेंस हम जरा देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमें इसको रेफरेंस मिला, पैरा 623। पीएससी स्लीपर शाल बी लेड एंड मेंटेन स्क्वायर टू द रेल्स ऑन स्ट्रेट्स एंड रेडियली अनकर्व। दोनों के बारे में जान लेते हैं ना अभी। स्ट्रेट ट्रैक रहेगा तो कैसा रहेगा? स्क्वायर रहेगा, यानी परपेंडिकुलर। और अगर कर्व रहेगा तो रेडियली होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो कर्व ट्रैक में रेडियली होगा, स्ट्रेट ट्रैक के अंदर वो स्क्वायर होगा। तो स्लीपर शाल बी मेंटेन स्क्वायर टू द रेल्स ऑन जॉइंट। तो ये हमारा आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मिनिमम द मिनिमम स्लीपर डेंसिटी फॉर बीजी मेन लाइंस इज, मिनिमम स्लीपर डेंसिटी फॉर बीजी मेन लाइन इज डैश नंबर्स पर किलोमीटर। ब्रॉड गेज में मेन लाइन में मिनिमम स्लीपर डेंसिटी के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम लोग जरा रेफरेंस देख लेते हैं इसका। देखिए, चैप्टर नंबर 2, पैरा 209, स्लीपर डेंसिटी के बारे में यहाँ पर बात होती है। मिनिमम स्लीपर डेंसिटी यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमको बीजी मेन लाइन क्या है? ब्रॉड गेज मेन लाइन का। यहाँ कोई कंडीशन नहीं दिया कि नया ट्रैक पुराना ट्रैक, है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है? ब्रॉड गेज में मेन लाइन में मिनिमम स्लीपर डेंसिटी क्या है? ठीक है, तो मिनिमम स्लीपर डेंसिटी फॉर ऑल ट्रैक रिन्यूअल, कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल, थ्रू स्लीपर रिन्यूअल, डबलिंग गेज कन्वर्जन, न्यू लाइन कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर मेन लाइन शाल बी 1660 नंबर्स पर किलोमीटर, एंड फॉर लूप लाइन इट शाल बी 1540 नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या कहा है? मिनिमम स्लीपर डेंसिटी कितनी हो मेन लाइन के लिए? 1660 नंबर्स पर किलोमीटर। पैरा 209.2 ए, पैरा 209.2 ए इसका आंसर है। ठीक है, ये रेफरेंस है, सॉरी। तो आंसर क्या हो गया? 1660। गार्ड रेल इज प्रोवाइडेड ऑन, गार्ड रेल कहाँ प्रोवाइड की जाती है? प्लेटफॉर्म, साइडिंग्स, ब्रिजेस एंड स्टेशन। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको इसका रेफरेंस मिलेगा। ये पैरा 228, प्रोविजन ऑफ गार्ड रेल्स ऑन ब्रिजेस एंड टनल। तो नाम से ही पता चलता है गार्ड रेल कहाँ प्रोवाइड करते हैं? ब्रिजेस और टनल से प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे देखो, गार्ड रेल शुड बी प्रोवाइडेड ऑन ऑल गर्डर ब्रिजेस including pre-stressed concrete girder bridges without deck slab, whether major or minor. Guide rail should also be provided on all major and important ballaster bridges and also on such minor bridges where derailment occurs. ठीक है, तो इससे समझ में आ गया कि ब्रिजेस पे हमको प्रोवाइड करना है। पैरा 228, तो आपको पता चल गया कि ये कहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा? ब्रिजेस पे प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि डिरेलमेंट कभी हो तो ट्रैक से वो ज्यादा ऑफ लोकेट ना हो जाए गाड़ी हमारी, ब्रिज के स्पैन को डैमेज ना करे या ट्रेन को भी ज्यादा कोई डैमेज ना हो जाए। Next is corrosion of rail is seen in, corrosion of rails is seen in dash area near sea coast, industrial belt, water columns, और आगे कहा जाता है ऑल ए बी एंड सी। तो करोजन ऑफ रेल कहाँ पे देखने को मिलती है, ये हमसे यहाँ पे बोला गया है। तो आंसर एक्चुअली तीनों ही सही है, लेकिन रेफरेंस ले लेते हैं हम लोग इसका। पैरा 612 करोजन ऑफ कॉजेस ऑफ रेल डिटोरिएशन। इसके अंदर पहला ही पॉइंट हमारा जो है करोजन एंड रस्टिंग के बारे में है। पहला ही पॉइंट हमारा करोजन एंड रस्टिंग के बारे में था। करोजन इज कॉज नॉट सो मच बाय द डैम्पनेस एज बाय एसिड गैस डिजॉल्व इन द फिल्म ऑफ मॉइस्चर which frequently coats the rail. Corrosion is generally noticed on the web and foot of the rail. ये तो बता दिया, वेब और फुट पे होता है। और जनरली जहां ज्यादा कहाँ पे करोजन इज जनरली हैवी इन द फॉलोइंग लोकेशन। क्या है? प्लेटफॉर्म लाइंस वेयर ट्रेन्स मेक प्रोलॉन्ग हॉल्टिंग, sidings where saline or corrosive goods are dealt with, near water hydrants due to insufficient drainage, tunnels and deep cuttings areas near the sea coast, and industrial belt.
तो मेरे ख्याल से ये हमारा ये सारे के सारे पॉइंट्स इसके अंदर कवर हो गए, ए बी सी जो कहा था ना उन्होंने। देखिए आपने अभी हमने देखा था ना, तो सी कोस्ट के बारे में बात हुई है कि नहीं। तो नियर द सी कोस्ट आ गया। दूसरा ये कहा इंडस्ट्रियल बेल्ट, वो भी यहाँ पर आ गया। तीसरा ये कहा कि वाटर कॉलम, वाटर कॉलम आप यहाँ देखिए ना, वाटर हाइड्रेंट लिखा है ना, वाटर कॉलम वाटर हाइड्रेंट एक ही बात है कि नहीं, है कि नहीं। तो ये भी हमारा आ गया। तो ये तीनों की तीनों चीजें जो है इसके अंदर कवर हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। रेफरेंस आपने देख लिया ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएमएस। ओएमएस का फुल फॉर्म क्या? ऑर्डिनरी मशीन सिस्टम, ऑपरेशन मशीन सिस्टम, ऑसिलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑसिलोग्राफी मेंटेनेंस सिस्टम। इसका आंसर दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑसिलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम है। चैप्टर नंबर 5 में आपको इसका मिल जाएगा, ट्रैक टॉलरेंस एंड ट्रैक मॉनिटरिंग वाला जो चैप्टर है ना, यहाँ आपको इसका फुल फॉर्म मिल जाएगा। वो तो आपको एब्रीवेशन में भी इसका फुल फॉर्म मिल जाएगा, चैप्टर आईआरपीडब्ल्यू में स्टार्ट होता है तो। ठीक है, वहां चलते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, आईआरपीडब्ल्यू की शुरुआत में एब्रीवेशंस करके दिया हुआ है, उसके अंदर हम चले जाते LMNO। देखिए OMS, ऑसिलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑसिलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, बकलिंग ऑफ ट्रैक्स कैन कॉज डिरेलमेंट। बकलिंग ऑफ ट्रैक्स कैन कॉज डिरेलमेंट, इज इट ट्रू और फॉल्स? बकलिंग ऑफ ट्रैक्स कैन कॉज डिरेलमेंट, ये हमसे पूछा गया है कि बकलिंग के कारण डिरेलमेंट हो सकता है क्या। तो डेफिनेटली आंसर इसका बिल्कुल सही है, बकलिंग ऑफ ट्रैक के कारण डिरेलमेंट हो सकता है। ठीक है, इसका रेफरेंस मैनुअल में मिलेगा क्या, नहीं दे तो मैं आपको एक्सप्लेन ऐसे ही कर देता हूँ। एक बार मैनुअल देख लेते हैं। देखिए मैनुअल में डायरेक्टली ये तो नहीं दिया है कि बकलिंग के कारण डिरेलमेंट होता है कि नहीं होता है, लेकिन क्या कहा है, सडन और ग्रेजुअल शिफ्टिंग ऑफ ट्रैक इन लैटरल और वर्टिकल डायरेक्शन ड्यू टू अनबैलेंस थर्मल स्ट्रेस इन रेल और ट्रैक इज कॉल्ड बकलिंग। यानी एक मेरा ट्रैक था जो बिल्कुल सीधा था, इस तरीके से ट्रैक सीधा था। अब इसके अंदर क्या हुआ, ग्रेजुअल शिफ्टिंग या सडन, ग्रेजुअल यानी धीरे से, सडन यानी कि अचानक से, है कि नहीं। ग्रेजुअल शिफ्टिंग अगर हो गई ड्यू टू अनबैलेंस थर्मल स्ट्रेसेस, उसको बकलिंग कहते हैं। तो उन्होंने बकलिंग को डिफाइन कर दिया कि भाई सडनली क्या हो गया, मेरा ट्रैक जो है इस तरीके से और अलाइनमेंट चेंज कर गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, बकलिंग कहेंगे, है कि नहीं। ये कहलाएगी मेरी बकलिंग। तो ये पूछा जा रहा है कि क्या इसके कारण डिरेलमेंट हो सकता है। मैनुअल में इसका आपको डायरेक्टली रेफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको लॉजिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यस, इससे डिरेलमेंट होता है। इसी के लिए तो हम लोग जो है, हम लोग इस लाइन को प्रोटेक्शन करते हैं। क्या रीजन है वो जरा हमको समझना है। हमारी जो ट्रेन है दोस्तों, इसका जो व्हील बेस है ना, बकलिंग जब होती है तो बकलिंग के अंदर आप इतनी बात समझ लें कि बकलिंग के अंदर ऐसा नहीं कि रेल फ्रैक्चर की जगह रेल, जैसे रेल टूट गई, हमारी रेल इलोंगेट होती है। हमारी रेल यहाँ पर इलोंगेट जरूर होती है, लेकिन ये टूटती नहीं है। इसमें स्लीपर भी वैसी लगी होती है, इसके अंदर फिटिंग्स भी वैसी लगी होती है, और एट टाइम्स उसका गेज भी बराबर होगा। थोड़ा बहुत 19-20 होगा, वो एक अलग चीज है। अदरवाइज गेज भी उसका करीब करीब बराबर ही होता है, यानी कि गेज में भी कोई गड़बड़ नहीं होती है। होता क्या है यहाँ पर, होता यहाँ पर यह है कि बकलिंग के केस के अंदर जो है ना, व्हील बेस हमारी ट्रेन का ना, शॉर्ट जगह पे, थोड़ी सी जगह पे इतना घुमावदार घूमने के लिए इट इज नॉट डिजाइन। तो हो सकता है कि अगर आगे की ट्रॉली चली भी जाए, आगे का बोगी जो है ना, फ्रंट ट्रॉली, रियर ट्रॉली होता है, एक ट्रॉली चला भी जाए तो, लेकिन दूसरा वाला जो है ना कोच, क्योंकि मेरा जो है उसमें डिजाइन नहीं है सडनली इतना मूव होने के लिए, तो इस वजह से गाड़ी डिरेल हो जाती है हमारी, है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पर एक आधा कोई कोच बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ आपको, तो मेरा गाड़ी का डिब्बा है, चलो ये गया इस तरीके से, मान के चलें कि सपोज ये गया इस तरीके से। अब ये इधर तो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पहुंचा, इस पोजीशन में गया, तो फिर इसको इधर जाना है, फिर इधर जाना है। तो क्या हो रहा है, एक को इधर जाना है, एक को इधर जाना है, एक को इधर जाना। समझ रहे मेरी बात। तो इस वजह से गड़बड़ हो जाती है, इस वजह से गड़बड़ हो जाती है, तो गाड़ी डिरेल होती है। तो आंसर इसका ये है कि यस, बकलिंग के कारण गाड़ी डिरेल होती है, ट्रू है आंसर। ठीक है। डेटोनेटर्स हैव अ नॉर्मल लाइफ ऑफ, अब डेटोनेटर की लाइफ के बारे में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द लाइफ ऑफ डेटोनेटर। ठीक है, तो लाइफ ऑफ डेटोनेटर हमारे मैनुअल में दिया गया है। चैप्टर नंबर 8 पैरा 816,
डेटोनेटिंग सिग्नल्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। चैप्टर नंबर 8, पैरा 816, डेटोनेटिंग सिग्नल या डेटोनेटर जिसको हम कहते हैं, उनकी लाइफ के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे आप डेटोनेटर की लाइफ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पॉइंट नंबर 5 देख लें, पैरा 816 के अंदर पॉइंट नंबर 5, लाइफ ऑफ डेटोनेटर। हमारा क्वेश्चन क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। डेटोनेटर्स हैव अ नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल लाइफ के बारे में बात चली तो यहाँ पर पहली लाइन लिखी है, नॉर्मल लाइफ ऑफ डेटोनेटर्स इज हाउ मच, 5 ईयर्स। कितनी? 5 साल। नॉर्मल लाइफ डेटोनेटर की कितनी है? 5 साल है। तो आंसर हमारा 5 ईयर्स हो गया। लेकिन हम थोड़ी चीजें और भी डिस्कस कर रहे हैं जब हमने हाथ लगाया है तो। लाइफ ऑफ डेटोनेटर्स कैन बी एक्सटेंडेड टू 8 ईयर्स ऑन अ ईयरली बेसिस। उसकी लाइफ तो कितने साल की? 8 साल की है, लेकिन उसकी लाइफ को जो है ना बढ़ाया जा सकता है, कैन बी एक्सटेंडेड टू 8 ईयर्स, 8 साल तक बढ़ाया जाता है, जा सकता है ऑन अ ईयरली बेसिस। साल यानी कि 8 साल, ऐसा नहीं कि भाई 5 साल के बाद टेस्टिंग किया और ओके निकला सीधा 8 साल, ऐसा नहीं। 5 साल के बाद आपने टेस्टिंग किया, ओके दिखा, 1 साल और एक्सटेंशन दे दिया। फिर हो गया 6 साल, फिर टेस्ट किया, ओके हुआ, एक आधा साल, ऐसा मैक्सिमम 8 तक जा सकते हैं। 8वें साल में भी अगर ये ओके रहा तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 8 ईयर्स। तो ये लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है। और टेस्टिंग क्राइटेरिया कैसा करते हैं वो सब नहीं। और यहाँ पर एक चीज और भी उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, इन एनी केस नो डेटोनेटर शुड बी केप्ट इन यूज आफ्टर 8 ईयर्स। 8 साल हो गए, फर्स्ट क्लास है, टेस्टिंग करने के लिए ही नहीं बोला, इसको रखो ही मत, क्या है, शुड नॉट बी केप्ट इन यूज। उसको जो है डिस्पोज कर दिया जाए, जो भी उसका जो तरीका है ना पॉइंट नंबर 6 में, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस इन मीटर्स फ्रॉम गेट पोस्ट फॉर प्रोवाइडिंग हाइट गेज। गेट पोस्ट से हाइट गेज कितनी दूरी पे प्रोवाइड करेंगे? क्वेश्चन आपका कहाँ का आपको पता चल गया होगा, लेवल क्रॉसिंग का है, चैप्टर नंबर 9, ठीक है, हाइट गेज के बारे में। ये देखिए हमारा लेवल क्रॉसिंग का चैप्टर है, आपको पैरा नंबर बता रहा, इक्विपमेंट्स एट लेवल क्रॉसिंग, पैरा 910 है। इसी के अंदर आपको नीचे मिलेगा पॉइंट नंबर 5, हाइट गेजेस ऑन इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि गेट पोस्ट से कितनी दूरी पर हो, तो मैं पूरा ना रीड करते हुए मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ। हाइट गेजेस शुड बी लोकेटेड एट अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स फ्रॉम गेट पोस्ट। ठीक है, तो हमसे जो पूछा इसका आंसर हमें मिल गया कितना, 8 मीटर की दूरी पर। ओके, हमसे जो पूछा उसका आंसर क्या मिल गया, 8 मीटर की दूरी पर। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर और इलेबोरेट कर दूं, ये तो बड़ा आसान सवाल पूछ लिया गया, ये तो बड़ा आसान सवाल पूछ लिया गया। अगर एग्जाम में थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछना हो ना तो क्या पूछेंगे मालूम क्या, ये देखो ये वाली लाइन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी, इसको आप जरा ध्यान रखें कि ऐसा पूछा जा सकता है, टेंडेंसी है। इन एक्सेप्शनल केसेस, वे इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस वे साइड कंडीशंस डू नॉट परमिट, यानी कि गेट पोस्ट से 8 मीटर की दूरी पे हाइट गेज प्रोवाइड करना, फिर वहां पे साइड कंडीशन ऐसी नहीं है, नहीं प्रोवाइड कर सकते हम। तब क्या कहा है, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर कैन गिव एग्जाम्पशन इन दी स्टैंडर्ड्स सब्जेक्टेड टू अ मिनिमम ऑफ 8 मीटर्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द ट्रैक। जो नजदीकी रेलवे लाइन होगी ना, पहली जो लाइन होगी ना सेंटर लाइन, वो उसके ट्रैक के सेंटर लाइन से वहां से 8 मीटर की दूरी पर प्रोवाइड की जाए। लेकिन अथॉरिटी कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिस कैन बी द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि भाई कौन अथॉरिटी हो, तो प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर। एक्सेप्शनल परिस्थिति, देखिए आमतौर पे गेट पोस्ट से 8 मीटर की दूरी पर हाइट गेज, ये तो ठीक है। लेकिन एक्सेप्शनल कंडीशन में जब साइड कंडीशन परमिट नहीं कर रही है, तो सेंटर लाइन ऑफ द नियरेस्ट ट्रैक, वहां से 8 मीटर की दूरी पर जो है हम लोग हाइट गेज प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन ये किसकी परमिशन से, एग्जामिशन कौन दे सकता है भाई, कौन अथॉरिटी, तो ये है पीसी, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर। इसे ध्यान में रखें आप, ऐसा भी एक क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द डिस्टेंस इन मीटर्स टू प्रोवाइड सिंगल क्रॉस बोर्ड फ्रॉम गेट पोस्ट ऑफ एलसी। What is the distance in meters to provide single cross board from gate post to LC? लेवल क्रॉसिंग से कितनी दूरी पर सिंगल क्रॉस बोर्ड लगाया जाए? ठीक है, देखिए ये वो क्रॉस बोर्ड है, वार्निंग साइन टू बी प्रोवाइडेड ऑन ऑन रोड अप्रोचेस ऑफ ऑल मैन लेवल क्रॉसिंग। ठीक है, तो ये जो बोर्ड है कि भाई आगे लेवल क्रॉसिंग है, मैन लेवल क्रॉसिंग के आगे ये बोर्ड लगता है, इसका साइज पूरा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, 900 बाय 900 बाय 900 का ये होता है।
और यहाँ पर ही जो है ना इसके ऊपर क्रॉस बोर्ड, देखो सिंगल क्रॉस बोर्ड की बात है, क्रॉस बेल्ट लगा हुआ है ना, तो ये इसकी बात चल रही थी। हमारे मैनुअल में जो एग्जाम में जो पेपर आया था ना, तो पेपर में जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था, सिंगल क्रॉस बोर्ड। तो इसके बारे में क्या कहा है, दीज बोर्ड्स आर टू बी प्रोवाइडेड। देखिए यहाँ पर मैं हाईलाइट करता हूँ मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ। आई थिंक आई मेक इट और फर्दर बोल्ड। देखिए आप यहाँ पर, देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है, these boards are to be provided on all level crossing, all the road approaches of manned level crossings at 100 मीटर from the level crossing। यानी कि आम तौर पे किसी भी लेवल क्रॉसिंग पर, मैन लेवल क्रॉसिंग है तो ये बोर्ड कहाँ लगेगा, रोड अप्रोच पे, लेवल क्रॉसिंग से 100 मीटर की दूरी पर। ठीक है। फिर इसमें एक्सेप्शनल केस भी है भाई, हिली टेरेन है, पहाड़ी इलाका है, तो वहां पर इसकी दूरी को कम करके कितना कर दिया जाए, 60 मीटर। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 100 मीटर, सॉरी, हाँ, 100 मीटर्स। ओके, तो सिंगल क्रॉस बोर्ड जिसको हम कह रहे थे। और दूसरा ये क्या है हमारा, ये है हमारा, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग ऐसे ही। दूसरा हमारा है ये हमारा डबल क्रॉस बोर्ड है कि नहीं। तो ये वाला कहाँ पे, वार्निंग साइन टू बी प्रोवाइडेड ऑन रोड अप्रोचेस ऑफ ऑल मैन लेवल क्रॉसिंग्स। और ये भी है प्रोवाइडेड ऑन रोड अप्रोचेस ऑफ ऑल मैन रोड क्रॉसिंग्स। लेकिन ये यहाँ पे फर्क क्या है ये देख लेते हैं। These boards are to be provided on all level crossings at the road approach of manned level crossing at 200 मीटर from the level crossing. These boards are to be provided by road authorities in state। ठीक है, तो ये जो है हमारा जो है डबल क्रॉस बोर्ड जो है स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि जहां पर जिस रोड पे ऐसा कह सकते हैं कि स्पीड वगैरह गाड़ियों की ज्यादा होती है, वहां पर जो है ना 200 मीटर यानी डबल बोर्ड स्ट्रिप का जो लगाया है, ये 200 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है। तो इस तरीके की ये दोनों अलग अलग टाइप के हमारे बोर्ड्स हो गए। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल गया क्वेश्चन नंबर 15 का, व्हाट इज द डिस्टेंस इन मीटर्स टू प्रोवाइड सिंगल क्रॉस बोर्ड फ्रॉम द गेट पोस्ट टू लेवल क्रॉसिंग। तो आंसर हमने देख लिया, इसका आंसर क्या है, 100 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द जेईपी वे shall inspect all side drains, catch water drains and bridge waterways at least once in a year in the month of dash prior to monsoon। यहां पर इतना क्लियर कर दिया कि जेईपीवे को साइड ड्रेन, कैच वाटर ड्रेन और ब्रिज वाटरवे का इंस्पेक्शन करना है। ये तो बात क्लियर हो गई। ये भी बता दिया कि साल में एक बार करना है, और ये भी बता दिया कि मानसून से पहले करना है। अब मानसून से पहले किस महीने में करना है, अप्रैल मई जून जुलाई। तो यहाँ पे देखिए मतलब हम लोग तो अभी रेफरेंस ले लेंगे, हमको मिल जाएगा रेफरेंस, लेकिन यहाँ पर आप अगर क्वेश्चन को रूल आउट भी करने की कोशिश करेंगे ना, तो आप देखिए मानसून मोस्टली हमारे इंडिया में हर जगह पर जून में शुरू हो जाती है, तो जून और जुलाई तो नहीं होगा क्योंकि प्रायर टू मानसून की बात है। अब रही बात अप्रैल और मई, अप्रैल और मई के अंदर आपको सोचना है। तो मोस्टली हम वेल इन एडवांस करते हैं, तो इसका आंसर बेसिकली हमारा अप्रैल ही है। मैं आपको रेफरेंस बता देता हूँ इसका। देखिए हम लोग टेबल 1B में आ गए हैं, जिसमें एसएससी पीवे इंचर और जेएसएससी पीवे सेक्शनल के बारे में बात हो रही है। तो इसके अंदर हम लोग कैच वाटर, साइड वाटर ड्रेन का इंस्पेक्शन पे हम जाएंगे। आप यहाँ पर देखें पॉइंट नंबर 20, पॉइंट नंबर 20, ठीक है नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे तो साइड वाटर, साइड ड्रेन, कैच वाटर ड्रेन, ब्रिज वाटरवे, इनका इंस्पेक्शन। ठीक है। तो इंचार्ज के लिए तो कह दिया वंस इन बिफोर ऑनसेट ऑफ मानसून, उसके लिए कोई समय नहीं कहा कि कब करे, बस मानसून शुरू होने से पहले। लेकिन जेई या एसएससीपी में जो सेक्शनल होंगे उनके लिए कहा है वंस इन ईयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल प्रायर टू मानसून। तो अप्रैल महीने में, मानसून से पहले पहले अप्रैल महीने में करना है। तो जेई एसएससीपी में जो सेक्शनल है उनके लिए है। तो टेबल 1B में पॉइंट नंबर 20, टेबल 1B IRPW का टेबल 1B पॉइंट नंबर 20 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, permitted vertical wear for 60 kg tongue rail is, permitted vertical wear for 60 kg tongue rail is डैश mm, 2 mm, 5 mm, 6 mm एंड 8 mm। तो ये हमको जो है हमको जाना पड़ेगा, हमारा जो है चैप्टर टंग रेल के बारे में बात है, मेंटेनेंस के चैप्टर में जाना पड़ेगा हमको। अदरवाइज जो है हमारा वियर के बारे में सारा चैप्टर नंबर 7 के अंदर है।
देखिए हम लोग चैप्टर नंबर 4 के अंदर आ गए, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग। इसके अंदर हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो डिफरेंट थिंग्स आर देयर। इसके अंदर मेंटेनेंस ऑफ स्विचेस के बारे में भी बात हुई है। ठीक है। तो मेंटेनेंस ऑफ स्विच के अंदर दो चीज आती है, टंग रेल एंड स्टॉक रेल। टंग रेल एंड स्टॉक रेल। तो टंग रेल एंड स्टॉक रेल शॉल बी फैब्रिकेटेड वर्कशॉप एंड सो फील्ड ऑफिसर टू चेक द कर्वेचर सो एंड सो। आगे हम बढ़ते हैं, वियर के बारे में कहाँ बात हुई थी। कंडीशन ऑफ स्टॉक रेल टंग रेल शुड बी केयरफुली एग्जामिन एंड बैडली वोन आउट डैमेज स्टॉक रेल टंग रेल शुड बी रिप्लेस। टंग रेल में बी क्लासिफाइड एज वोन आउट। अब यहाँ पे टंग रेल के लिए क्राइटेरिया उन्होंने अलग से दिया हुआ है। अभी आपके क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो जरा अलग चीज है वो। हम फिर भी कोशिश करेंगे देखने के लिए। क्या कहा है, टंगरेल के अंदर वियर कब कहा जाएगा, वो नॉट, यानी टंगरेल को रिप्लेसमेंट की क्राइटेरिया है ये। इट इज चिप्ड और क्रैक्ड ओवर स्मॉल लेंथ एग्रीगेटेड टू 200 mm विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 1000 mm फ्रॉम इट्स टो। Chipped length will be the portion where tongue rail has worn out for a depth of more than 10 mm over a continuous length of 10 mm। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो डेप्थ ऑफ 10 mm, तो वर्टिकल वियर 10 mm इसको हम कह सकते हैं। लेट अस गो। यहाँ पर ऑप्शन में दिया ही नहीं है परमिटेबल वर्ड या 60 kg टंग रेल, यहाँ पे इस तरीके से दिया तो 60 के। तो रेल का क्रॉस सेक्शन भी उन्होंने बता दिया है। वर्टिकल वियर स्टॉक रेल के अंदर लिमिट होती है दोस्तों, एक्चुअली टंग रेल में तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है तो हम यहाँ पर जरा चेक कर रहे हैं रेल के सेक्शन के बारे में। वर्टिकल वियर, vertical wear is to be measured at the center of the rail either by measuring the height of the worn out rail by caliper or by plotting so and so। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वर्टिकल वियर तो साधारण रेल के लिए है 52 kg के लिए 8 mm, 60 kg के लिए 13 mm। हमारे क्वेश्चन में तो टंगरेल के बारे में भी दिया है और 60 kg में तो उतना लिमिट भी नहीं दिया है। तो वर्टिकल वियर टंगरेल के अंदर इस तरीके से तो नहीं मेजर की जाती। दो ही चीजें हैं, दो ही चीजें हैं। एक तो हमारा जैसे मैंने आपको बताया पैरा 429 में कि ये जो वर्टिकल डेप्थ ऑफ 10 mm तक वियर है कि नहीं, द टंगरेल हैज worn आउट फॉर अ डेप्थ ऑफ मोर देन 10 mm ओवर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ कंटिन्यूस लेंथ ऑफ 10 mm। तो 10 mm शुड बी द आंसर फॉर दिस। बट लेट अस चेक कहीं और रेफरेंस है तो। दोस्तों देखिए ऑप्शन के हिसाब से तो 2 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm के हिसाब से उन्होंने 8 mm ले लिया है। लेकिन हमारे मैनुअल में ऐसा कोई भी चीज दिया नहीं है वर्टिकल वियर के बारे में, टंगरेल के बारे में। टंगरेल का रिप्लेसमेंट क्राइटेरिया आप अगर देखेंगे तो पैरा 429 है। यस, पैरा 429 के अंदर मेंटेनेंस स्विच इज पॉइंट नंबर 2 है। उसके अंदर यहाँ पे जो है ना टंगरेल के बारे में क्राइटेरिया दिया है कि भाई कंडीशन टंगरेल को कैसा चेक किया जाए। तो उसको रिप्लेसमेंट के क्राइटेरिया दिया है जिसके अंदर उन्होंने बेसिकली दो चीजें दी है, दो पॉइंट उन्होंने टंगरेल के ऊपर दिया हुआ है। एक क्या है कि टंगरेल is considered to be chipped or cracked over a small length aggregating to 200 mm। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, जोड़ जोड़ के, थोड़ा इधर थोड़ा उधर एक जगह से साथ में हो या फिर एक साथ जोड़ के हो। एग्रीगेट यानी सब क्यूमुलेटिव ना। 200 mm विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 1000 mm फ्रॉम इट्स टो, यानी एटीएस से 1000 mm के अंदर अगर 200 mm का चिपिंग या क्रैकिंग देखने को मिलता है टंगरेल को, तो हम टंगरेल को रिप्लेस करते हैं। ये क्राइटेरिया है। ठीक है। अब ये 200 mm टुकड़े टुकड़े में हो चाहे एक साथ हो, 200 mm टुकड़े टुकड़े में हो या एक साथ हो, ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता है। कंडीशन ये है कि चिपिंग किसको कही जाएगी। चिप्ड लेंथ विल बी द पोर्शन, उसको डिफाइन किया चिप्ड लेंथ को। चिप्ड लेंथ विल बी द पोर्शन वेयर टंगरेल हैज worn out to a depth of more than 10 mm। टंगरेल हैज worn out for a depth of more than 10 mm over a continuous length of 10 mm। यानी कि जो चिपिंग जिसको हम कहेंगे उसकी चौड़ाई भी कम से कम 10 mm हो, लेंथ यानी कि जिसको हम कहेंगे 10 mm हो, और उसकी गहराई भी 10 mm हो, उसको हम लोग चिप में काउंट करेंगे। ऐसे थोड़े थोड़े जोड़ जोड़ के अगर आपके चाहे 10 10 mm के 1000 mm के अंदर 20 पैच होने दो, चाहे 20 20 mm के 10 होने दो, चाहे 50 50 mm के 8 होने दो, चाहे एक साथ 200 mm होने दो, उसको हम लोग क्या कहेंगे कि टंगरेल हैज वोन आउट। ठीक है। तो इसके हिसाब से डेप्थ पॉइंट ऑफ व्यू 10 mm था, लेकिन यहाँ पे आपको रेफरेंस में ऐसा कुछ नहीं दिया। और दूसरी जो क्राइटेरिया दोस्तों टंगरेल बदलने की है वो सिंपल है बहुत। वो है इट इज बैडली ट्विस्टेड और बेंट एंड डज नॉट हाउस प्रॉपरली अगेंस्ट द स्टॉक रेल causing a gap of 5 mm और मोर एट द टो।
या टंगरेल इतनी बेंड हो गई है कि स्टॉकरेल के साथ प्रॉपर हाउस नहीं कर रही है, चिपक नहीं रही है। ठीक है, और ये जो क्राइटेरिया है, ये हमारे एयर पीडब्ल्यूएम की नहीं, IRS इंडियन रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग मैनुअल से ली गई है। ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से है ये। तो यहाँ पर एज फार एज IRPW मैनुअल इज कंसर्न, इसका कोई रेफरेंस नहीं है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 17 का ऑथेंटिक सोर्सेज से आंसर नहीं मिल पाया ऐसा। आई हैव हर्ड कि एडिसन की बुक में कहीं पर इसका रेफरेंस है, बट आई कुड नॉट सोर्स इट आउट। मुझे नहीं मिल पाया। इस वजह से आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 17। मैनुअल के हिसाब से अगर बात करेंगे तो मैनुअल में कहीं पर भी इस तरीके की चीज़ नहीं दी गई है। कोई अदर सोर्स पे होगा तो हम इसे देख सकेंगे बाद में कभी। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका पेट्रोलिंग के चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 10। द वॉकिंग स्पीड ऑफ अ पेट्रोल मैन इज नॉर्मली 3 kmph, 4 kmph, 5 और 6 kmph। तो चैप्टर नंबर 10 में चलते हैं हम लोग। देखिए पैरा 1004 मॉनसून पेट्रोलिंग का है। इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे वॉकिंग स्पीड ऑफ अ पेट्रोल मैन, यहाँ पे देखिए पॉइंट 2A। इसके अंदर देखिए पॉइंट नंबर 4 आप देखें तो क्या है, द वॉकिंग स्पीड ऑफ पेट्रोल मैन बी टेकन एज 3 kmph, कितना 3 km/h। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कॉन्क्रीट स्लीपर शुड बी प्लेस परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ BFR, इज इट ट्रू और फॉल्स? कॉन्क्रीट स्लीपर शुड बी प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ BFR। पहले तो BFR क्या है ये जानना होगा। जो हमारी मटेरियल ट्रेन का जो ये जो होता है ना बॉटम प्लेट, उसको बोगी फ्लैट रेक BFR कहते हैं। तो क्या कहा यहाँ पे, जो कंक्रीट स्लीपर है जब आती है तो इनको जो है परपेंडिकुलर रखा जाए, यानी इस तरीके से रखा जाए। कंक्रीट स्लीपर शुड बी प्लेस परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ BFR, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो आंसर तो दोस्तों सही है। रेफरेंस में आपको दे देता हूँ इसका। देखिए पैरा 623 में लेइंग ऑफ PSC प्लेन ट्रैक स्लीपर्स के बारे में बात होती है। यहाँ पर ये पॉइंट नंबर 4B आप देखें, पॉइंट नंबर 4B। पॉइंट नंबर 4B क्या कह रहा है, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ स्लीपर ना। कंक्रीट स्लीपर शुड बी प्लेस परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ BFR। ठीक है, परपेंडिकुलर रखना सही आंसर। ठीक है, इसको पूरा पढ़ लेते हैं। मैनुअल अनलोडिंग इफ अनअवॉइडेबल शैल बी डन बाय स्लीपर वुडन और स्लीपर सर्वे। ठीक है, इस तरीके से। अदरवाइज क्या है, मैनुअल अनलोडिंग इफ अनअवॉइडेबल शैल बी डन स्लीपर बाय स्लीपर वुडन और स्टील स्लीपर प्रोवाइड विद हुक एट द टॉप एंड ऑफ द ग्रिपिंग साइड ऑफ द गियर शैल बी यूज्ड एज रैम फॉर स्लाइडिंग द स्लीपर्स। ठीक है, तो इसको क्या है, नॉर्मली क्या करना है, परपेंडिकुलर रखना। ये तो बिल्कुल सही है। तो 623 4B इसका रेफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, लेवल क्रॉसिंग से रिलेटेड है। अ गेट मैन शुड हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ऑफ क्लास डैश फ्रॉम मेडिकल डिपार्टमेंट। गेटमैन की कंपिटेंसी, सॉरी कंपिटेंसी बोल रहा हूँ, मेडिकल की बात चल रही है ना। मेडिकल सर्टिफिकेट तो चैप्टर नंबर 14 में हमें मिलेगा। गेटमैन का मेडिकल क्या होना चाहिए? देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 14 पैरा 1408 है, एनेक्चर 14/3। एनेक्चर 14/3 और पैरा 1408। यहाँ पे आप देखेंगे गेटमैन का मेडिकल पूछा है। तो क्या है, A3। ठीक है ना, कुछ कंडीशन नहीं दी है उन्होंने, इसलिए हमने जो है कब पीरियोडिसिटी के बारे में बात नहीं की, लेकिन बेसिकली इसका जो से पूछा विजुअल स्टैंडर्ड कौन सा कैटेगरी हो, तो वो क्या है, A3। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। ERC इन डैश नंबर ऑफ PSC स्लीपर्स हैव टू बी ग्रीस्ड ड्यूरिंग ड्यूरिंग कीमेंस डेली इंस्पेक्शन व्हेन हिज एंटायर लेंथ इज विद PSC स्लीपर। यानी कि शॉर्टकट में ये है, चाबी वाला हमारा, वो एक दिन में कितने स्लीपरों की ग्रीसिंग करेंगे, है कि नहीं, डेली इंस्पेक्शन के दौरान? 80, 20, 10 या 30। तो इसका रेफरेंस भी हम लोग ले लेते हैं ERC ग्रीसिंग के बारे में। देखिए ये जो क्वेश्चन है 21 नंबर वाला, ये पहले मैनुअल में कीमैन को जो है 20 स्लीपरों का ERC ल्यूब्रिकेशन या ग्रीसिंग जिसको हम कहते हैं दिया हुआ था, लेकिन अब वो मैनुअल में से उसकी ड्यूटीज में से इसको निकाल दिया गया है, इसलिए हमको इसका रेफरेंस नहीं मिल पाएगा।
ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 पे जाते हैं। टूल्स एंड इक्विपमेंट विद गैंग हैज टू बी मेंटेन इंस्पेक्टेड वंस इन टूल्स एंड इक्विपमेंट विद गैंग हैज टू बी इंस्पेक्टेड वंस इन डैश बाय जेईपीवे, यानी जेईपीवे जो है कितने दिनों में गैंग के टूल्स एंड इक्विपमेंट का निरीक्षण करेंगे। ठीक है, पैरा 635, पैरा 635 एग्जामिनेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। तो यहाँ देखिए, द जेईएसएससीपीवे शुड एग्जामिन एवरी मंथ एंड रिप्लेस व्हेन नेसेसरी वन और टूल्स एंड इक्विपमेंट। तो कब करेंगे जांच उसकी? हर मंथ, ठीक है नहीं, एवरी मंथ करेंगे। मंथ है आंसर, वीक लिखा था उन्होंने, ये आंसर इसका मंथ है। टूल्स एंड इक्विपमेंट विद गैंग हैज टू बी इंस्पेक्टेड वंस इन अ मंथ बाय जेएससीपी वे, महीने में एक बार करना है। क्वेश्चन नंबर 23, चेम्फरिंग ऑफ रेल होल्स रिड्यूसेस स्ट्रेस concentration बाय, chamfering of rail holes reduces stress concentration by how much percent? 14%, 24%, 4%, 34%। चेम्फरिंग ऑफ रेल होल्स। तो हम लोग स्मॉल ट्रैक मशीन मैनुअल में आ गए हैं। यहाँ पर अगर हमको इसका रेफरेंस मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज मुश्किल है। चेम्फरिंग किट के बारे में यहाँ पर भी दिया है। चेम्फरिंग किट कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग, तो इक्विपमेंट का सारा लिस्ट दे दिया है क्या क्या चीजें होती है। चेम्फरिंग किट इज अ टूल यूज फॉर चेम्फरिंग ऑफ वर्क हार्डनिंग द शार्प एयर द पेरिफेरी ऑफ फिश बोर्ड। दिस टूल इज यूज इन अ पेयर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रेल वेब। ठीक है, dimensions guidelines होल शुड बी क्लीन रिमूव। टॉक रेंज कितना देना है वो दे दिया यहाँ पे। प्रिकॉशन द ऑपरेटर शुड बी कन्वर्जेंट डबल ड्यूरिंग टाइटनिंग। हैंडलिंग चेम्फरिंग बिट्स आर वेरी हार्ड एंड शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू इम्पैक्ट और शॉक। हैंडलिंग अवॉइड बीइंग लाइट इन वेट। इसमें भी नहीं दिया है सर, जो हमें चाहिए वो तो यहाँ पर भी नहीं दिया हुआ है। इसके बाद न्यू चैप्टर ही यहाँ पे चालू है, हाइड्रोलिक रेल टेंसर ही स्टार्ट हो जा रहा है। तो दिस रेफरेंस आई एम नॉट गेटिंग इट। जो रेफरेंस है ना, टेम्परिंग ऑफ रेल होस रिड्यूसेस स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बाय सम परसेंटेज, नॉट गेटिंग इट। ठीक है, तो वी कैन नॉट कमेंट कि इसका आंसर सही कौन सा है। एक ही क्या कहा जा रहा है, राजीव सर कह रहे हैं कि टंगरेल रेफरेंस, टंगरेल का वी आर रेफरेंस एसीएस 143 में था। तो 143 तो सर वो तो मैनुअली हमने सुपरसीड कर दिया है, मैनुअली हमने सुपरसीड कर दिया है। अब हम लोग को IRPWM 2020 देखने का, 1985 या 2019 का वर्जन जो था ना, वो नहीं हमको देखना है। तो हम लोग उसको नहीं पकड़ेंगे, टंगरेल का वीआर पे हम कमेंट नहीं करेंगे कि हमारी न्यू मैनुअल में नहीं है वो। ठीक है, भरत सर बता रहे 14 to 16% तक जो है चेम्फरिंग किट की वैल्यू दी गई है। तो वी अज्यूम इट, लेकिन इसका रेफरेंस शायद हम लोग को नहीं मिल पा रहा, किसी बुक में मिल रहा है 14%। तो विल प्रोसीड अहेड। 14% शायद हो सकता है किताबों में दिया हुआ है, लेकिन किसी मैनुअल ना हमको इरसेन की बुक में मिला हमको, ना हमको सॉरी कैमटेक की नोट्स में ना मिला हमको, ना IRPW में मिला, ना स्मॉल ट्रैक मशीन में मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इफ फ्लेम कटिंग ऑफ रेल इज अनअवॉइडेबल, इफ फ्लेम कटिंग ऑफ रेल इज अनअवॉइडेबल प्री हीटिंग ऑफ डैश ऑन आइदर साइड हैज टू बी डन बिफोर कटिंग। यानी देखिए, नॉर्मली हमारी रेल, देखो यहाँ पे हम जाएंगे मैनुअल में ढूंढेंगे, लेकिन पहले इस पे बात कर लेते हैं। रेल हमारी जो है ना, रेल, रेल को हमेशा 100 कट करना है। यानी आप हैक्सॉ ब्लेड से काटे चाहे पार्टनर मशीन से काटे, 100 कटिंग बोलते हैं उसको हम लोग। ठीक है, इसे कभी भी ना फ्लेम कटिंग नहीं करना, यानी गैस गैस बत्ती वगैरह दिखा के उससे नहीं काटना। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है इफ फ्लेम कटिंग ऑफ रेल इज अनअवॉइडेबल, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। फ्लेम कटिंग ऑफ रेल इज अनअवॉइडेबल प्री हीटिंग ऑफ डैश ऑन आइदर साइड हैज टू बी डन बिफोर कटिंग। तो कितना हिस्से को जो है क्या किया जाए, प्री हीट किया जाए। इफ फ्लेम कटिंग ऑफ रेल इज अनअवॉइडेबल प्री हीटिंग ऑफ डैश ऑन आइदर साइड हैज टू बी डन बिफोर कटिंग। कितना है ये? 50 mm, 100 mm, 300 mm, 150 mm। ओके, लेट मी चेक।
तो ये क्वेश्चन जो हमारा, सेकेंड कोट इन द एंटी करोजिव ट्रीटमेंट ऑफ रेल्स विल बी गिवन विद डैश इमल्सन। तो यहाँ पर देखिए, रेल मेंटेनेंस टू रिड्यूस रेल डिटोरेशन करके यहाँ पर जो दिया है, इसके अंदर एंटी करोजिव ट्रीटमेंट के बारे में बात हुई है। तो न्यू रेल्स के बारे में यहाँ पर बात हुई है, और इसके बाद में आगे यहाँ पर आप देखेंगे तो पेंटिंग शुड बी डन। देखिए, मैं बीच में से लाइन लिया हूँ। पेंटिंग शुड बी डन इन टू कोट्स ऑफ थिकनेस ऑफ 100 माइक्रॉन्स ईच बाय एंटी करोजिव बिटुमिनस ब्लैक पेंट कंफर्मिंग टू IS 9862। ठीक है, तो ये क्या है? एंटी करेसिव ब्लैक बिटुमिनस पेंट, या बिटुमिनस इमल्शन, जिसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो बिटुमिनस इमल्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। DFW welds secured with joggled fish plates and clamps shall be replaced within dash days। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। DFW welds secured with joggled fish plates and clamps shall be replaced within how many days? ठीक है, तो ये आपको USFD मैनुअल में मैं लेकर चलता हूँ। यहाँ देखो, क्वेश्चन वापस से देखते हैं। DFW welds secured with joggle fish plates and clamps shall be replaced within dash days। जॉगल फिश प्लेट से जो प्रोटेक्ट करके रखा है हमने, DFW वेल्ड। ठीक है, तो क्या है? पहले, एक्शन टू बी टेकन आफ्टर डिटेक्शन और डिफेक्ट्स इन एटी वेल्ड। एक्शन टू बी टेकन फॉर डिफेक्ट्स इन एटी वेल्ड शाल बी सेम एज इन एडिशन फॉलोइंग ऑल्सो बी एप्लीकेबल। DFW आर क्या है ये देखिए। DFW या DFW आर, एक्शन टू बी टेकन, यही हमसे पूछा गया है। इन केस ऑफ DFW वर्ल्ड फॉलोइंग एक्शन विल बी टेकन। SSC पीवे, DFW ओ का, हमको DFW आर पूछा है ना, एक बार मैं चेक कर लूँ। ये DFW लिखा है सिर्फ, इन्होंने भी ओ और आर भी नहीं लिखा, तो मैं दोनों पढ़ लेता हूँ। मैं दोनों पढ़ देता हूँ। देखिए, इन केस ऑफ DFWO वेल्ड द फॉलोइंग एक्शन विल बी टेकन। PWISFT will impose speed restriction of 30 kmph or strict clear और inform to SSC PWA sectional, है कि नहीं? फ्लॉ क्या है? प्रोटेक्शन और डिफेक्टिव वेल्ड बाय जॉगल फिश प्लेट यूजिंग मिनिमम टू टाइट clamps immediately with a speed restriction of 30 kmph. Speed restriction can be relaxed to normal after protection of DFW weld by joggle fish plate with two far end bolts, tight bolts, chamfering within 3 days। 3 दिन के अंदर। ठीक है ना? उसका क्या करना चाहे आपको? टाइटनिंग करना है। ओके। रिप्लेसमेंट की बात चल रही है। DFWR के बारे में पढ़ देते हैं अभी। इन केस ऑफ DFWR फॉलोइंग एक्शन विल बी टेकन। PWI will impose 30 kmph caution order and communicate to सेक्शनल PWI। USFD PWI ने कॉशन order impose किया। और आगे क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ DFWR बाय जगल फिश प्लेट यूजिंग मिनिमम टू टाइट क्लैम्प्स इमीडिएटली। SR of 30 kmph कैन बी रिलैक्स टू नॉर्मल आफ्टर प्रोवाइडिंग जगल फिश प्लेट विद टू फार एंड टाइट bolts, one on each side by chamfering of hole। The DFWR weld shall be replaced within 3 months of detection। क्या कहा है? 3 महीने के अंदर उसको बदली करना। अब यहाँ पर ऑप्शन में डेज दिया है शायद से। Secured with joggle fish plate and clamp shall be replaced within how many days? और यहाँ पे आंसर आपका क्या है? ठीक है, यहाँ पर आपको दिया है 3 मंथ्स। ठीक है, कितना है? मैं हाईलाइट करता हूँ, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो, कौन सी जगह पर मैं बात कर रहा हूँ, मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ। द DFWR वेल्ड शाल बी रिप्लेस विद इन 3 मंथ्स ऑफ डिटेक्शन। ठीक है, DFWR को कब बदली करने के लिए कहा? 3 डिटेक्शन से 3 महीने के अंदर। तब तक वो क्लैंप लगा के रखे रहेंगे। ठीक है, लेकिन नीचे यहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ डिफेक्टिव वेल डिओड्रो ऑन मेजर ब्रिजेस। लेकिन देखो, ये कंडीशन बेसिस है ना, कंडीशन यहाँ पे नहीं दिया है हमको, यहाँ पे इन जनरल का है। DFW वेल secured with joggle fish plate and clamp shall be replaced within how many days। तो ये यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है, डेज के अंदर दिया हुआ है। डेज के अंदर दिया हुआ है, तो DFWO डिफेक्टिव वेल, DFWO यानी डिफेक्टिव वेल्ड है, लेकिन उसको आप ऑब्जर्व करो। और DFWR यानी कि डिफेक्टिव वेल्ड है, उसको आप रिप्लेस करो। ठीक है,
तो पहले वाले को क्या कहा है, ऑब्जर्व करना, दूसरा रिफ्रेश। यहाँ पे तो डीएफडब्ल्यू, खाली डिफेक्टिव वेल्ड के बारे में बात हुई है। तो अकॉर्डिंगली द आंसर फॉर दिस वुड बी, अगर बदली करने की अगर हम बात करेंगे, तो वो है शाल DFWR वेल्ड शाल बी रिप्लेस विद इन 3 मंथ्स ऑफ डिटेक्शन। डिटेक्शन से 3 महीने के अंदर अंदर उसको बदली कर देना है। पट्टी तो आपने बांध रखी है, 3 महीने तक चलाया जा सकता है, ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर 3 मंथ्स होगा, ना कि 3 डेज होगा। Either the question is wrong, something is wrong with the question. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसकेवी वेल्ड टेस्टिंग इन सेक्शंस हैविंग 40 जीएमटी इज वंस इन। एटी वेल्ड या एसकेवी वेल्ड एक ही चीज होती है, उसकी टेस्टिंग उन सेक्शनों में जहां पे जीएमटी इज हैविंग 40 जीएमटी, जहां पर जीएमटी 40 है, वहां उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है वेल्ड टेस्टिंग की। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसकेबी वेल टेस्टिंग का, हैविंग सेक्शन 40 जीएमटी, ये आपको यूएसएफडी मैनुअल 8.15 यानी 8.15.2, उसके अंदर आपको मिलेगा ये। ज़रा नीचे हम चलते हैं, यहाँ पर ये देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग ऑफ 80 वेल्ड्स विद अबव लिस्टेड प्रोब्स। ठीक है, शॉर्टकट में ले लेता हूँ मैं। एसकेबी वेल्ड के बारे में बात चल रही है, तो क्या है, अप टू कितना का है, 40 जीएमटी ना, तो 30 से लेके 45 कितना है, 3 साल ना। 30 से लेके 45 के जो 3 साल, हमारा 40 उसी के बीच में आता है, तो 3 साल है। फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 साल है। ओके, तो इसका 3 साल हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर्ड बलास्ट टैक्स आर आइडेंटिफाइड बाय। मेजर्ड बलास्ट टैक्स आर आइडेंटिफाइड बाय स्प्रिंकलिंग सीमेंट मोटर लाइम सैंड एंड क्वारी डस्ट। इसका आंसर दोस्तों बहुत ही प्रैक्टिकल आंसर है। जहां पर ये बलास्ट की स्टैक बनाई जाती है, तो उसके ऊपर लाइम, चूना जिसको हम बोलते हैं ना, लाइम से मार्किंग कर दी जाती है, ताकि ये पता चले कि भाई ये स्टैक तैयार हो चुका है। लेकिन द मेजर बला स्टैक्स आर आइडेंटिफाइड बाय स्प्रिंकलिंग लाइम। इसका आंसर क्या है, लाइम है, चूना। सीमेंट मोटर नहीं, सैंड नहीं, क्वारी डस्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में मैं जाता हूँ। ये आपको, अगर आपको चाहिए ना, तो IRS G0001 फेब 2023, ये हमारी ट्रैक बला स्पेसिफिकेशन है, उसके अंदर शायद आपको ये मिल सकता है। इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में, IRS G0001 February 2023 के अंदर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तब ट्रैक बला स्पेसिफिकेशन की अलग से मैनुअल अपडेट हुई है, वही है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। मास lubrication of ERCs is carried out by keeping dash slippers on either side intact. Mass lubrication of ERCs is carried out by keeping dash slippers on either side intact। यानी कि अगर मैं मास ल्यूब्रिकेशन कर रहा हूँ, यानी एक साथ कई स्लीपरों की जो है ल्यूब्रिकेशन कर रहा हूँ, तो उसमें दोनों तरफ, जहां पर जिस पैच में मैं काम कर रहा हूँ, उसके आसपास में कितने स्लीपर्स इंटैक्ट होने चाहिए। क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो मैं यहाँ पे बताऊँ, समझो ये मेरा कोई पैच है, और इसके अंदर मैं, ये पर्टिकुलर पैच के अंदर क्या कर रहा हूँ, मास ल्यूब्रिकेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये कहा है कितना स्लीपर का पैच इसके दोनों तरफ इंटैक्ट होना चाहिए जब मैं मास ल्यूब्रिकेशन कर रहा हूँ, यानी कि ये जो पोर्शन है ना, इसकी वैल्यू पूछी कि कितनी है। ये जो पोर्शन है ये इंटैक्ट होना चाहिए, जो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं, है कि नहीं, अभी जो बॉक्स बनाया मैंने, ये क्या है आपका, कितना होना चाहिए, यानी काम हो रहा है यहाँ पर, लेकिन इसके आजू बाजू का, क्योंकि हमारा जो है आजकल LWR वगैरह सेक्शन है, तो इसके अंदर हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट है, अगर हमने इसको टेक्निकली हैंडल नहीं किया तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसका ये है। तो मास लुब्रिकेशन में कितने स्लीपर था, 15, 10, 30 और 20, इस तरीके से। तो इसका रेफरेंस हम लोग ले लेते हैं, आंसर तो 15 ही है, लेकिन हम लोग मैनुअल से रेफरेंस ले लेते हैं इसका। This is carried out by keeping dash slippers. Mass lubrication of ERCs is carried out by keeping dash slippers on either side intact। इसका मैंने आपको रेफरेंस यहाँ पे बताया, आपको पैरा 628 IRPW का पॉइंट नंबर 2।
तो यहाँ पर जो है ये बताया गया है, फॉर एनी रीजन मास lubrication ऑफ एयरसिस इज टेकन अप, एटलीस्ट 15 स्लीपर शुड बी केप्ट इंटैक्ट बिटवीन एनी टू स्लीपर टेकन फॉर lubrication। ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 30, डैश इज द नॉमिनल गेज फॉर न्यू बीजी पीएससी स्लीपर्स। ब्रॉड गेज है पीएससी स्लीपर्स में, नॉमिनल गेज क्या है? तो इसका ऑप्शन आपने देख लिया, 1673, 1676, 1679 एंड 1672। ठीक है। तो इसमें आपको मैं यही बता रहा था कि इसके अंदर स्ट्रैंड्स हुआ करते हैं। इसके अंदर क्या हुआ करते हैं? स्ट्रैंड्स हुआ करते हैं। तो वो जो स्ट्रैंड्स होते हैं ना, वो धीरे धीरे रिलैक्सेशन, प्री स्ट्रेसिंग केबल होता है वो, उसके अंदर से जो है ना, प्री स्ट्रेस का थोड़ा सा लॉस होता है, तो रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेस करके एक लॉस होता है। तो वो जो रिलैक्सेशन के समय जो है ना, हमारी जो है जो स्ट्रेस कम होता है, तो थोड़ा सा जो है ना प्रेशर रिलीज होने के कारण जो है ना हमारा ये क्या कहेंगे हम लोग, गेज जरा स्लैक हो सकता है फ्यूचर में। इसलिए जो पीएससी की जो नई स्लीपर बनाई जाती है उसको 3 टाइट गेज के लिए बनाया जाता है, 3 टाइट गेज के लिए वी आर मेकिंग इट, सो दैट सर्विस में आते आते ही इस्तेमाल होते होते रिलैक्सेशन होगा भी, तो वो बाद में मैक्सिमम 1676 तक जा सकता है। तो पीएससी स्लीपर्स 1673 के लिए बनाए थे, ना कि 1676 के लिए। क्वेश्चन नंबर 31, PSC sleeper is having dash scrap value, जीरो, हाफ ऑफ स्टील, मोर देन स्टील, इक्वल टू स्टील। इसका आंसर भी दोस्तों क्या है? प्रैक्टिकल है, ये जीरो स्क्रैप वैल्यू। उसमें बहुत नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल अमाउंट में मेटल निकलता है उसके अंदर से, जिसकी कोई वैल्यू हो सकती है। वो होता है, दो इंसर्ट होता है और कुछ टेंडेंट्स या स्ट्रैंड्स हमारे होते हैं। तो एज कंपेयर टू द कॉस्ट इंकर्ड, स्लीपर बनाने में जो खर्चा आता है उसके कंपैरिजन में जो हमको मिलता है ना, थोड़ा बहुत कुछ वायर्स मिल जाएंगे आपको और दो इंसर्ट मिल जाएंगे, तो उनका वजन ना के बराबर है, और वो भी उसको तोड़ के निकालना पड़ता है। उसको भी तोड़ के निकालना पड़ता है। तो नो वन इज दैट इंटरेस्टेड, इसलिए क्या कहा था? पीएससी स्लीपर इज हैविंग जीरो स्क्रैप वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है अभी आगे के। अनलोडिंग ऑफ बलास्ट एट सेंटर, एक मिनट, इसका रेफरेंस चाहिए। पीएससी स्लीपर, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सर, इसका मैं रेफरेंस नहीं दे पाऊंगा। इसका कोई रेफरेंस नहीं मिल पाएगा। पीएससी स्लीपर स्क्रैप वैल्यू का रेफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, अनलोडिंग ऑफ बलास्ट एट सेंटर ऑफ ट्रैक एंड एट शोल्डर इज डन बाय यूजिंग डैश वैगन, BKH, BOB, BOX, BOBY एंड बॉबियन। ना, तो इसका भी आंसर आप लोग अक्सर लोग जानते होंगे। बॉबियन हमारी एक्सक्लूसिवली बलास्ट अनलोडिंग के लिए बनाई गई हमारी एक मटेरियल ट्रेन है। तो अनलोडिंग ऑफ बलास्ट एट सेंटर ऑफ ट्रैक एंड एट शोल्डर, यानी कि ट्रैक के बीच में और शोल्डर में बरात को अनलोड करना, कौन से वैगन से करते हैं? BKH, BOB, BOX, BOBY, यानी कि बॉबियन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, एक मिनट, यहाँ पे फिगर के लिए पूछ रहे हैं ना, एक मिनट। देखिए कुछ इस तरीके की हमारी बॉबियन होती है, ये देखिए ना, बॉबियन। बॉबियन इसको हम लोग बोलते हैं, इस तरीके की होती है, आप लोगों ने देखा भी होगा, रेलवे लाइन पर ये चलती रहती है अलग अलग जगह पर। तो अल्टीमेटली इसका मेन एम यही होता है कि जो है ट्रैक पर जो है बलास्ट की जो कमी है उसको पूरा करने का काम करें। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज बॉबियन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये जो है, ये है क्या कहते हैं हमारा, रिटेंशन ऑन रिटेंशन ऑफ बलास्ट इन सीव एनालिसिस।
रिटेंशन ऑफ ballast इन sieve एनालिसिस इज डिटरमाइंड बाय वेट वॉल्यूम बोथ ए एंड बी। इसका आंसर बाय वेट है। sieve एनालिसिस हम जब करते हैं तो हम लोग जो भी लेते हैं वो वजन करके लेते हैं। तो रिटेंशन ऑफ ballast इन sieve एनालिसिस इज डिटरमाइंड बाय वेट। ये आपको अगर रेफरेंस इसका चाहिए तो आपको ट्रैक ballast स्पेसिफिकेशन में जाना होगा। स्पेसिफिकेशन, दिस इज आ स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्रैक ballast, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चीज़ें बताई गई है, वो देख लेते हैं हम लोग। sieve analysis of ballast. The test sieve shall be used for sieve analysis conform to annexure so and so. While carrying out sieve analysis, the screen shall not be kept inclined but held horizontal and shaken vigorously. Piece of ballast written on the game screen can be turned with hand to see if they pass, but should not be pushed through the sieve. Percentage passing on the sieve shall be determined by weight. देखिए नहीं तो percentage passing shall be determined by weight. The percentage passing through or retained on the sleeve shall be determined by weight. वजन के हिसाब से किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। Abrasion and impact value for ballast are tested for supply of of ballast for every 1000, 2000, 5000, 8000 क्यूबिक मीटर। ये भी आपको ट्रैक ballast स्पेसिफिकेशन में मिल जाएगा। जस्ट अ मिनट। देखिए दोस्तों यहाँ पर 5.2.2 abrasion value, impact value and water absorption value, one test for every 2000 क्यूबिक मीटर, नहीं हर 2000 क्यूबिक मीटर पे एक टेस्ट हमको करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी आपको दिया गया है, देखिए क्वेश्चन के अंदर। abrasion and impact value test value for ballast और टेस्ट फॉर सप्लाई और ballast एवरी 2000, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 35, द ब्रिज इज क्लासिफाइड एज डैश ब्रिज व्हेन टोटल लीनियर वाटर वे इज 350 मीटर, माइनर ब्रिज, मेजर ब्रिज, इंपॉर्टेंट ब्रिज, ठीक है या नन। तो इसका हमको रेफरेंस देखना पड़ेगा अभी। देखिए ब्रिज मैनुअल के अंदर पैरा 1103 में जो है ना, ये इसका रेफरेंस हमको मिल गया। इंपॉर्टेंट सारे के सारे अब हम ले लेते हैं, अभी यहाँ पे जो मिल ही गया जब तो सभी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट ब्रिज, इंपॉर्टेंट ब्रिजेस आर दोज हैविंग लीनियर वाटरवे ऑफ 300 मीटर्स और a total waterway of 1000 square meter or more, or and those classified as important by the chief engineer या chief bridge engineer depending on considerations such as depth of waterway, extent of river training works and maintenance problems। यानी इंपॉर्टेंट ब्रिज की डेफिनेशंस क्या है? लीनियर वाटरवे जिसका 350 मीटर हो, या टोटल वाटरवे उसका 1000 स्क्वायर मीटर या उससे ज्यादा हो, या और जो ब्रिज को चीफ इंजीनियर या चीफ ब्रिज इंजीनियर ने डेप्थ ऑफ वाटरवे के आधार पर या एक्सटेंट ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क या मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स के आधार पे उन्होंने इसको इंपॉर्टेंट ब्रिज डिक्लेयर कर दिया है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इंपॉर्टेंट ब्रिज। हमारा क्वेश्चन जो था क्या था देख लेते हैं एक बार। अ ब्रिज इज क्लासिफाइड एज डैश व्हेन टोटल लीनियर वाटरवे इज 350 मीटर। तो हमारा इस क्राइटेरिया के हिसाब से देखो क्या 300 मीटर का वाटरवे की बात हुई थी ना। टोटल लीनियर वाटरवे इज 350 मीटर। तो यहाँ पे लीनियर वाटरवे 300 मीटर से ज्यादा है तो क्या है? इंपॉर्टेंट ब्रिज है, ठीक है। मेजर ब्रिज में कितना होता है टोटल वाटरवे लीनियर? 18 मीटर्स, ठीक है। तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट ब्रिज कहलाएगा। वाटरवे कितना है? इंपॉर्टेंट ब्रिज है, ठीक है।
तो आपने देख लिया कि क्वेश्चन इसका आंसर है इंपॉर्टेंट ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। Trolley refuges are provided for bridges having main spans less than 100 meter at every dash meters। दोस्तों मैं हर बार ये कहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ है, पैरा 646 IRPWM का, उसमें से ट्रॉली रेफ्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। मैंने जितने भी अब तक पेपर एनालिसिस किया, इवन आज का भी पेपर में आप देखें, ये फिर से आ गया सामने। तो उस पैरा को कोई छोड़े नहीं। ठीक है, तो ट्रॉली रेफ्यूज का मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि पैरा 646 में हम जाएंगे। 646। ठीक है, तो क्या कहा है उन्होंने, देखो क्वेश्चन आपका देख लेते हैं एक बार फिर से। ट्रॉली रेफ्यूजेज आर प्रोवाइडेड फॉर ब्रिजेस हैविंग मेन स्पैन लेस देन 100 मीटर। जहां पे 100 मीटर से कम का स्पैन रहता है, तो वहां पर कहां पर आप ट्रॉली रेफ्यूज बनाएंगे? तो क्या है, लेस देन 100 मीटर पे कितना है? देखिए, ये देखिए, मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट ऑफ ट्रॉली रेफ्यूज ऑन ब्रिजेस विल बी एज अंडर। ऑन ब्रिजेस विद मेन स्पैन लेस देन 100 मीटर, 100 मीटर। और यही भी दूसरा ये हो सकता था कि स्पैन मोर देन 100 मीटर, तो अ रेफ्यूज ओवर ईच पियर, तो हर पियर के ऊपर जो है एक रेफ्यूज बनाना पड़ता, ट्रॉली रेफ्यूज बनाना पड़ता। ठीक है, अब ये पूछा है कि ब्रिज का क्लासिफिकेशन में वाटरवे और लीनियर वाटरवे क्या होता है, वो जरा पूछा है, तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट। देखिए, क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है कि सर लीनियर वाटरवे और वाटरवे में फर्क क्या है। तो मैंने यहाँ पे एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है। स्कीमेटिक डायग्राम बना के मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस। ठीक है, तो लीनियर वाटरवे दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाया कि समझो ये यहाँ पे कोई एक जगह पर है, या कोई एक्वाडक्ट, वायाडक्ट या कुछ है, कुछ तो है जहाँ पे, जिस कारण से हमको ब्रिज बनानी पड़ी। ठीक है, तो इसका जो ये स्पैन होगा ना, ये अलोंग द लेंथ, इसको हम बोलते हैं एल, जिसको मैंने नाम दिया, ये है लीनियर वाटरवे। और दूसरा है टोटल वाटरवे। टोटल वाटरवे क्या है, समझो डेप्थ, लेंथ इंटू डेप्थ, एल इंटू डी। तो अगर लीनियर वाटरवे को अगर मैं लिखूं, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि लीनियर वाटरवे मीन्स, व्हाट इज लीनियर वाटरवे हमारे केस में, यहाँ पर एल, मैंने जो मेरे डायग्राम में जो एल है, ये लीनियर वाटरवे है। वेर एज टोटल वाटरवे जो है, वो क्या है, एल इंटू डी, सॉरी। ठीक है, एक स्कीमेटिक मैंने कोशिश किया आप लोगों को ये बताने के लिए कि लीनियर वाटरवे यानी अलोंग द लेंथ, और टोटल वाटरवे लेंथ इंटू डेप्थ। तो लीनियर वाटरवे जहाँ पे 300 से ज्यादा होगा, वहां पर इंपॉर्टेंट ब्रिज। या फिर टोटल वाटरवे यानी लेंथ इंटू डेप्थ। देखो कई जगह ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई ये स्पैन कम होगा, लेकिन एग्जाम्पल कई जगह पे गॉर्ज, जिसको हम बोलते हैं गॉर्ज, गॉर्ज कैसा होता है, जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, कि कुछ जगहों पर ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये ऐसा ऐसा, यानी कि ये बहुत कम है लेकिन डेप्थ बहुत ज्यादा है। ऐसा अगर कहीं पर होगा तो ये तो कम होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। तो इसलिए उन्होंने क्राइटेरिया दोनों दे दिया, या तो लीनियर वाटरवे, या कई जगह ऐसा भी हो सकता है कि भाई शैलो डेप्थ होगी लेकिन लंबाई बहुत ज्यादा हो। इसलिए दोनों क्राइटेरिया दे दिया है। द इंपॉर्टेंट ब्रिजेस आर दोस हैविंग लीनियर वाटरवे ऑफ 300 मीटर्स और टोटल वाटरवे ऑफ 1000 स्क्वायर मीटर। सर इसमें क्लियर स्पेन और टोटल स्पेन में कैसा क्या अंतर होता क्लियर स्पैन यानी इंटरनल, इनसाइड टू इनसाइड। है टीयर के बाद? क्लियर का मतलब कि इनर इनर डायमेंशन सर, और टोटल में सारे के सारे ऐड हो जाएंगे ना सर। अच्छा, हम्म। ठीक। और इसको टू बी स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं, तो रुको मैं आपको बताता हूँ। मान के चले, टोटल स्पैन ये समझिए, ये ऊपर वाला जो पार्ट मेरा ब्रिज है,
तो ये तो इसका ओवरऑल स्पैन तो ये हो गया, लेकिन इसका क्लियर स्पैन बोले तो इनर टू इनर ये हो गया, ये हो गया क्लियर स्पैन, ऐसा ले सकते हैं हम लोग। सो ब्लैक वो होता है, बियरिंग के बाद नहीं लेंगे कि इस पियर का लेंगे? क्या, ये एक्चुअली अभी ये देखिए, ये आपने जनरलाइज बोला, अभी कहाँ पर आपने पढ़ा है, कहाँ बताएंगे, उसी हिसाब से मैं आपको बता पाऊंगा। जैसे कि सर वो स्पैन बियरिंग के ऊपर होता है ना, किसके ऊपर? बियरिंग रहती है ना। हाँ हाँ, बेयरिंग तो का हम, स्पैन से क्या लेना देना, बेयरिंग का स्पैन से क्या लेना देना, क्लियर वाटरवे जिसको हम लोग बोलते हैं ना, पियर टू अच्छा पियर या पियर टू अबटमेंट, वो क्यों होता है। बेयरिंग तो वो क्या बोलते हैं, उसका फंक्शन एक अलग चीज है। ठीक है सर, समझ गया सर। हम्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया ना, कहाँ तक हम लोग पहुंच गए, ट्रॉली रेफ्यूजेस मैंने बता दिया और आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 37 पे अभी हमको आना है। डैश बेरिंग प्लेट्स कैन बी यूज्ड ओवर गर्डर ब्रिजेस, कैंटेड, एंटी क्रीप या स्पेशल साइज। डैश bearing plates can be used over girder bridges, canted bearing plates, anti creep या स्पेशल साइज। तो ये इसका आंसर है कैंटेड बेयरिंग प्लेट। खास करके ये कहाँ के लिए मैं ये भी बता देता हूँ, जहां पर आपका क्या कहेंगे, व्हाट वी से, हमारा कर्व ट्रैक होगा ऐसा ना, गर्डर ब्रिज से जा रहा है, कर्व ट्रैक, कर्व ट्रैक अगर गर्डर ब्रिज से पास हो रहा है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि भाई मुझे कर्व ट्रैक में क्या देना पड़ता है, कैंट देना पड़ता है ना, कैंट देना पड़ता है। तो साधारण जगह पे तो हम क्या कर देते, पलाश दे के उठा देते वो पैच को ना, साधारण जगह पे हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पैच को हम लोग थोड़ा सा रेज कर देते हैं। लेकिन जहां पर कर्व्ड रहेगा ट्रैक और ये वहां पर गर्डर ब्रिज देना पड़ेगा मुझे, मान के चलो अगर यहाँ पर मुझे एक गर्डर ब्रिज यहाँ पे मेरे मुझे देना पड़ा ट्रैक, मैंने तो स्कीमेटिक डायग्राम सही से नहीं बना पा रहा हूँ मैं, आई ट्राई टू मेक इट, कि जैसे फॉर एग्जांपल कर्व ट्रैक है, ठीक है, और ये ब्रिज है, मेरी रेड वाली ब्रिज पोर्शन है, ट्रैक मेरा कर्व्ड है। देखो सिंपल लॉजिक है, अगर हमारा ट्रैक ये हो, क्या कहें, हमारा जमीन पर हमारा ट्रैक कहीं पर भी हो और कर्व ट्रैक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से मैं स्लीपर को उठा देता हूँ ना, और उसके ऊपर रेल ऑटोमेटिकली उठ जाती है। लेकिन अगर कोई जगह पर कर्व ट्रैक है, ब्रिज पे से जो जा रहा है, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा हमको, उसके तो बलास्ट तो है नहीं वहां पे, गर्डर ब्रिज है ना, तो वहां पे तो हमारा चैनल स्लीप है, एच बीम, ये सब चीजें होती है, कॉम्पोजिट स्लीपर वगैरह होता है। तो वहां कैसा करेंगे, तो वहां पर जितना अमाउंट से आप कैंट देने वाले हैं ना, तो वहां पे कैंटेड बेयरिंग प्लेट देना पड़ता है इसके नीचे, क्या करते हैं, कैंटेड बेयरिंग प्लेट। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी जो नीचे जो प्लेट लगेगी जिसमें स्लीपर अटैच होती है वो ही इंक्लाइंड होगी, यानी कि आपके कैंट के हिसाब से बेयरिंग प्लेट होगी। तो इसका आंसर होगा कैंटेड बेयरिंग प्लेट कैन बी यूज्ड ओवर गर्डर ब्रिजेस। ठीक है, इस तरीके से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, कन्वर्जिंग ऑफ गार्ड रेल फॉर बीजी ट्रैक ओवर गर्डर ब्रिज इज लेड फॉर अ लेंथ ऑफ डैश मीटर, डैश mm। ठीक है, ये हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 जो है ना, गार्ड रेल का, उसमें मिल जाएगा। देखिए, ये हमारा गार्ड रेल का क्वेश्चन इस तरीके का है, कन्वर्जिंग ऑफ guard rail for BG track over girder bridge is laid for a length of dash mm. What is mean by converge? पहले ये टर्म को समझना पड़ेगा ना, कन्वर्जन का मतलब क्या है। ये दो लाइनें हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, और अगर कोई लाइन है, दो लाइनें हैं, इस तरीके से मान के चलें कि मैं टर्म एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ वो टर्म को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, व्हाट इज मीन बाय कन्वर्जिंग। ये मैं मतलब मेरा ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है,
तो कन्वर्ज का मतलब क्या हुआ? कन्वर्ज का मतलब है कि दूरियां कम होना, है कि नहीं? करीब, एक दूसरे के करीब आना, उसको बोलते हैं कन्वर्ज। और एक दूसरे से दूर जाने को क्या करते हैं, कहते हैं डाइवर्ज कहते हैं ना, है कि नहीं? अगर इस तरीके से जाना हुआ, दूर जाना हुआ, तो इट इट विल बी कॉल्ड एज डाइवर्ज। तो यहाँ पे क्या कहा, कन्वर्जिंग ऑफ गार्ड रेल, गार्ड रेल का कन्वर्जिंग यानी कि एक दूसरे के करीब आना। ऑफ गार्ड रेल फॉर बीजी ट्रैक ओवर गर्डर ब्रिज इज लेड फॉर अ लेंथ, कितना पोर्शन कन्वर्जिंग पार्ट कितना है, यानी जो इस तरीके का जो पार्ट होता है वो कितना है, ये क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर देख लें, डायग्राम यहाँ पर ऑलरेडी दिया है हमारा IRPWM में, जो पैरा 228 है गार्ड रेल का, उसके अंदर पॉइंट नंबर 2 डायग्राम दिया था। कन्वर्जिंग, इसमें दो पार्ट है। ब्रिज पोर्शन जो प्रॉपर है वो तो ये है, देखिए आप, प्रॉपर ब्रिज पोर्शन इतने में है, ओके। लेकिन इसके अंदर गार्ड रेल तो ये तो पूरा, इसके बाहर का हिस्सा L1, L1 तो पैरेलल है, L1 तो पैरेलल है, लेकिन उसके बाद का जो हिस्सा है, ये कन्वर्ज हो रहा है। इसके बाद का हिस्सा क्या कर रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो ये कितना हो, तो L2, व्हाट इज इट, 4875, क्या है, 4875 mm। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4875 mm, 4875 mm। ठीक है, ओके। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर स्पेसिंग ऑफ ब्रिज टिम्बर ऑन बीजी, क्लियर स्पेसिंग ऑफ ब्रिज टिम्बर ऑन बीजी न्यू ट्रैक शुड नॉट बी मोर देन, ब्रॉड गेज में क्लियर स्पेसिंग ऑफ ब्रिज टिम्बर यानी ब्रिज का जो स्लीपर है होती है उनको बोल रहे हैं, कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 450, 510, 200 या 300। तो इसका भी आंसर हमको मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर स्लीपर स्पेसिंग, स्टील स्लीपर्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, पैरा 227 में स्लीपर स्पेसिंग। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में एक बार देख लेता हूँ, क्लियर स्पेसिंग ऑफ ब्रिज टिम्बर ऑन बीजी न्यू ट्रैक शुड नॉट बी मोर देन, क्लियर स्पेसिंग, क्लियर स्पेसिंग की बात चल रही है। ये देखिए, ये तो सेंटर टू सेंटर हो गया। ये देखिए, ये देखो, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक विच वन इज इट। Maximum center to center sleeper spacing should be 600 mm at all location on the bridge except at the cross girder in open web girder, where the spacing may be suitably increased depending on the top flange width of cross girder. However, in case width of top flange of cross girder exceed 450 mm, then special channel sleeper to be provided as per application so and so. The clear distance between joint sleepers should not be more than 200 mm. The clear distance between joint sleepers शुड नॉट बी मोर देन 200 mm। इसमें ऑप्शन में है क्या 200 mm? ये है ना 200 mm, बट यहाँ पे जॉइंट स्लीपर टर्म यूज नहीं है, क्लियर स्पेसिंग की बात किया है। क्लियर स्पेसिंग ऑफ ब्रिज टिम्बर ऑन बीजी न्यू ट्रैक शुड नॉट बी मोर देन 450 mm। क्या है 450 mm क्या है, क्रॉस गर्डर के बारे में है। क्लियर डिस्टेंस जो क्या है, इनर टू इनर ना, हमारा एक चैनल स्लीपर है उससे दूसरा चैनल स्लीपर, तो इट शुड नॉट बी मोर देन, ये यही है, आंसर यही है। मैं आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, वो टर्म को निकाल दिया है सर उन्होंने, आप सही कह रहे हैं, न्यू मैनुअल में टिम्बर स्लीपर टर्म नहीं है, पहले था। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। बेसिकली हमारा जो है चैनल स्लीपर जो है ना, आजकल तो एच बीम आ गया है, आजकल तो हम एच बीम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को थोड़ा सा चैनल स्लीपर के हिसाब से बता देता हूँ। ये मेरा एक चैनल स्लीपर है, रुको एक मिनट, सिंपल बना लेते ज़रा।
थोड़ा सा मैं समय ले रहा हूँ इसमें। ठीक है, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ब्रिज टिम्बर तो न्यू मैनुअल में है नहीं, पुराने मैनुअल में था। लेकिन मैं कॉन्सेप्ट आप लोग को बता देता हूँ कि क्लियर और सेंटर टू सेंटर क्या है। ये मेरा एक चैनल स्लीपर है, दूसरा चैनल स्लीपर है। तो जब मैंने कहा कि सेंटर टू सेंटर चैनल स्लीपर का दूरी, तो वो ये हो गया, है कि नहीं। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये सेंटर टू सेंटर ये हो गया है, जो उन्होंने कहा कि 600 mm। और जब क्लियर स्पैन की बात, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन जॉइंट स्लीपर्स कहा ना, जब कहा जो क्लियर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस होता है इनर टू इनर। ठीक है, तो इसके बारे में बात हुई है। ठीक है, तो ये सेंटर टू सेंटर है, और ये क्या है, क्लियर है। तो एज पर द न्यू मैनुअल, ब्रिज टिम्बर करके बात हुई नहीं है, जॉइंट स्लीपर की बात हुई है। तो क्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू चैनल स्लीपर शुड बी 200 mm। ठीक है, सर ये जो, बोले 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 आप। सर इसमें जो अपना सेंटर सेंटर तो 600 दिया है, फिर इस केस में क्लियर कितना रहेगा सर चैनल स्लीपर का? अब सर वो चैनल स्लीपर का विड्थ कितना रहता है सर, हाँ मुझे वही विट 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 नहीं पता जी। जी हाँ सर। विड्थ पता करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्लियर तो वो उन्होंने दिया है कि 200, विड्थ अब हमको वो जी जी, वो जॉइंट स्लीपर पे दिया है 200। ये जॉइंट स्लीपर पे 200 दिया है, अदरवाइज वो उसका वेट चेक करना पड़ेगा सर। जी हाँ जी हाँ। हम्म। सर इसमें एक 510 भी रहता है सर, वो स्पेसिंग। 510, जी सर। 510, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 39 तक हमने कंप्लीट किया। अब यहीं पे हम लोग रुकते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे का पेपर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।